है, ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है या कोई भी कर्व हो सकती है। और कर्व हमने जो पढ़ी है जैसे सर्कल है, पैराबोला है, इलिप्स है या हाइपरबोला है, इनमें से कोई होगी। लेकिन इसकी इक्वेशन निकालते कैसे हैं वो आपको क्वेश्चन से पता लगेगा। जैसे मान लो हमें ये दे रखा हो क्वेश्चन में कहीं मोड जेड इक्वल टू 4 और हमें कहा जाएगा फाइंड द लोकस ऑफ जेड, फाइंड द लोकस ऑफ जेड। तो आपको ना लोकस की इक्वेशन निकालने के लिए सिर्फ एक ही काम करना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड होते हैं ना, आप उसको x प्लस आइटा वाई लिख दो। आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आइटा वाई लिखोगे तो इक्वेशन ये बन गई। और अब इसका मतलब क्या होता है, मोड होता है, मोड x प्लस आइटा वाई क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र इक्वल टू 4। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू क्या आ गया 16। और ये तो क्या होता है, एक सर्कल होता है, ये होती है एक सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर क्या होता है 0 0 और रेडियस कितनी होती है 4। तो बस आपको क्या करना है, जेड को x प्लस आइटा पाई पुट करके और लास्ट में जो इक्वेशन आएगी उसके बारे में बताना है कि ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है। जैसे हम और क्वेश्चन करते हैं, मोड जेड माइनस वन अपॉन जेड माइनस टू इज इक्वल टू 1। मान लेते हैं ये क्वेश्चन आ गया। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, मोड जेड माइनस वन अपॉन मोड जेड माइनस टू इक्वल टू 1, अलग अलग मोड लगा दिया हमने। फिर आप क्या करो, मोड जेड माइनस वन इक्वल टू मोड जेड माइनस टू ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। और फिर उसके बाद वही स्टेप अपना, जेड को आप क्या पुट कर दो एक्स प्लस में आइटा वाई। तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, एक्स प्लस आइटा वाई माइनस वन और एक्स प्लस आइटा वाई माइनस टू। और यहाँ पे रियल पार्ट को इकट्ठा लिख लो और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा लिख लो, क्योंकि अभी हम इसका मोड निकालने वाले हैं। अब इसका मोड यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट करते हैं मोड में। और यहाँ पे भी ऐसे होगा, x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे और अंदर स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर। अब दोनों तरफ से जो टर्म कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर दो और बाकी को एक तरफ ले आओ, माइनस के 2x, ये माइनस 4 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 4, यहाँ पे 4 है, ये प्लस 1 इधर आके हो जाएगा माइनस 1। तो 2x किसके इक्वल आ गया अपना 3 के, और यही हमारा क्या है आंसर है। बस 2x इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आपको लोकस के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जेड को सिर्फ आप क्या पुट करो x प्लस आइटा वाई और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा लास्ट में। अब इसके मैं कुछ शॉर्टकट आपको बताता हूँ ताकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आपको सोल्व ना करना पड़े। पहला शॉर्टकट है मोड ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इक्वल टू है मान लो 1। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ इसको, अच्छा ये जेड वन और जेड टू जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, सिर्फ पॉइंट्स होते हैं हमारे, पॉइंट्स नंबर। जैसे कि मान लो हमने पीछे 1 लिखा था 2 लिखा था, वो हमारे क्या है जेड वन और जेड टू है। अब इसकी वैल्यू मान लेते हैं हम क्या, के आ गई। अगर ये के 1 के इक्वल हुआ तो इसका लोकस होगा हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला आंसर, ये वाला आंसर देखो आप, ये जो आंसर है ना, ये किसकी किसकी इक्वेशन है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो जब भी ये के 1 होगा ना, देखो यहाँ पे क्या आया था 1 आया था, जब भी ये के 1 होगा तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। और अगर के 1 नहीं हुआ तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी हमेशा एक सर्कल को। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देके बताता हूँ। मान लो क्वेश्चन हुआ ये इक्वल टू 4 लिख दिया। अब आपसे सिर्फ पेपर में इतना पूछ लिया जाए, पेपर में ना इक्वेशन नहीं पूछी जाएगी, ज़्यादा चांस आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो लोकस है इसका वो इक्वेशन कौन सी होगी, सर्कल की होगी, पैराबोला की होगी। तो आप समझ जाना इसको देखते ही ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, सर्कल को। लेकिन फिर भी अगर ये पूछ लिया जाए एग्जाम में कि ये सर्कल है तो इसकी इक्वेशन बताओ या उस सर्कल का सेंटर बताओ या रेडियस बताओ, फिर हमारा क्या पूरा क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, मोड जेड माइनस वन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 मोड जेड माइनस 3 और जेड को आप क्या पुट कर दो एक्स प्लस आइटा वाई। आगे काम वही रहेगा 4 इंटू एक्स प्लस आइटा वाई माइनस 3। अब आप क्या करो, उसका मोड निकाल लो, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं स्क्वायर कर रहा हूँ सीधा ही, स्क्वायर करोगे तो ये 4 का भी स्क्वायर करना मत भूलना, 4 का स्क्वायर होगा 16 और इसका स्क्वायर कितना होगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब आपको सिर्फ क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर, इसको खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस के 6x प्लस में वाई स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 16x स्क्वायर 16y स्क्वायर माइनस 96 प्लस में 144। अब आप क्या करो, दोनों सभी टर्म्स को एक साइड शिफ्ट कर दो, इन सारे टर्म को उधर लेके जाओगे तो 16 16 है तो ये 15 15 रह जाएंगे, ये हो गए।
माइनस के 96 है और प्लस के उधर आगे 2 होंगे तो माइनस के 94 रह जाएंगे, और प्लस 144 है और माइनस 1 करोगे तो ये आ गया 0। तो 15x² प्लस 15y² माइनस के 94x प्लस 143 इक्वल टू 0। और ये आपको पता है एक सर्कल की इक्वेशन है। अगर इस सर्कल का मान लो सेंटर पूछे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले क्या करेंगे, 15 से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो भी सेंटर आपको निकालना आता है वो करना है। यानी कि एग्जाम में अगर पूरी इक्वेशन पूछेगी तो आपको सोल्व करना पड़ेगा, और सिर्फ ये पूछे कि इसका लोकस क्या होगा तो आप डायरेक्ट बता देना इसका लोकस क्या होगा, एक सर्कल होगा। मैंने आपको बता दिया कि अगर के की वैल्यू 1 हुई तो स्ट्रेट लाइन, और 1 नहीं हुई, चाहे 1 के अलावा फिर कुछ भी हो, 3/2 हो, 5 हो, 7 हो, वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक सर्कल। उसके बाद देखो हम क्वेश्चन करते हैं। हम ये इक्वेशन है लोकस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट दिस इज इक्वल टू 1। तो हम तो सिर्फ अपना एक ही काम करेंगे, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा देखो, आप देखते ही ये बता दोगे कि इसका लोकस यहाँ पे 1 है, 1 है तो ये स्ट्रेट लाइन है, बट अब स्ट्रेट लाइन ये नहीं पता कि कौन सी है। एक्स एक्सिस भी एक लाइन होती है, वाई एक्सिस भी एक लाइन होती है, वाई इक्वल टू 1 भी एक लाइन होती है, तो हमें सोल्व करना पड़ेगा। इक्वल टू क्या आएगा आपका, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इस तरीके से। अब आप क्या करो, सिर्फ जेड को एक्स प्लस आइटा वाई पुट कर दो, जेड को एक्स प्लस आइटा वाई पुट कर दो इधर भी। अब आप क्या करो, आइटा कॉमन ले लो यहाँ से, आपको रियल पार्ट अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। इधर से भी आइटा कॉमन ले लो, वाई प्लस में 1 हो जाएगा। उसके बाद दोनों तरफ मॉडुलस अप्लाई कर दो x², और ये क्या होगा y-1 का होल स्क्वायर। जब मैं साथ साथ में दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ तो x² प्लस में y+1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। स्क्वायर खोलोगे x² तो कैंसिल ही हो गया। इसको a² प्लस b² माइनस 2y, और ये हमारा हो जाएगा y² प्लस 1 प्लस 2y, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो 4y इक्वल टू क्या आ गया, 0। ये y किसके इक्वल आ गया, 0। देखो y इज इक्वल टू 0 आप सोचो किसकी इक्वेशन होती है, y इक्वल टू 0 होती है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। तो ये जो लोकस है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, x एक्सिस को। ऑप्शन नंबर ए आ गया। तो मुश्किल नहीं है क्वेश्चन कोई भी, सिर्फ आपको z को x प्लस आइटा वाई पुट करना है और सिंप्लीफाई करते जाओ। अब ये क्वेश्चन है द लोकस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, ये मैंने अभी आपको करवाया। यहाँ पे देखो ये दो नंबर माइनस हो रखे हैं, चाहे आइटा की फॉर्म में हो चाहे सिंपल हो। तो ये 2 आ गया, 2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल नहीं है, तो इसका लोकस क्या होगा, हमेशा एक सर्कल होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसमें अपने को फिर से देखो मोड z+1 इक्वल टू मोड z-1 का √2 टाइम्स, ये √2 है, ये इसको क्या बोलते हैं, k बोलते हैं, और ये 1 के इक्वल नहीं है इस बार भी, तो ये क्या होगा, एक सर्कल होगा। तो आपको इस तरह के अगर क्वेश्चन आएंगे ना तो सोल्व करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सोल्व करना पड़ जाए तो z को x प्लस आइटा वाई पुट कर दो। इसमें फिर कहता है कि z x प्लस आइटा वाई है, तो ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट करेगी, तो आप पुट करके देख लेते हैं। हम z को लिखते हैं x प्लस आइटा वाई। अब आपको ये पता लग जाएगा कि z को x प्लस आइटा वाई लिखते ही क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब आपको सिर्फ क्या करना है, रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग, क्योंकि हमारे को निकालना होता है लोकस। तो x-2 प्लस आइटा को मान लो कि यहाँ से y+1, यहाँ से भी x-3 अलग करो और आइटा वाली टर्म अलग करो, ऐसे करके। अब दोनों तरफ क्या कर, मॉडुलस ले लो और दोनों तरफ स्क्वायर भी कर दो साथ साथ में। ये क्या आएगा अपना x-3 का होल स्क्वायर और y-1 का होल स्क्वायर। अब मैं ना x² और y² वाली टर्म नहीं लिख रहा, क्योंकि वो तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगी। a² प्लस b² माइनस 4x, y² प्लस 1 प्लस के 2y, और ये होगा प्लस 9 माइनस के 6x, और ये प्लस 1 और माइनस के 2y। ये हो गया, एक तरफ कर दो सारी इक्वेशंस को। 4 और 1 कितना हो गया, 5 माइनस के 4x प्लस के 2y, और 9 और 1 10, इधर आके माइनस होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, वहाँ बच गया 0। 6x में से 4x गए 2x, 2y और 2y 4y, और 5 माइनस 10 कितना हो गया, माइनस के 5। तो यही अपना क्या है, आंसर आ गया 2x प्लस 4y माइनस के 5 इक्वल टू 0। सिर्फ z को x प्लस आइटा वाई पुट कर दो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहता है आपको पहले ही ये इक्वेशन दे रखी है, और ये फिर कहता है लोकस ऑफ z बताओ, मतलब कि आपसे पूछना चाहता है ये कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। वो स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, तो आप इस z को क्या लिखो, x प्लस आइटा वाई, लेमडा प्लस में 3 और प्लस में आइटा इंटू 5 माइनस लेमडा स्क्वायर। देखो आपको पहले से ऐसी इक्वेशन गिवन हो ना, तो आपका जो टारगेट है, आप हमेशा ध्यान रखना, वो क्या करना चाहते हो, लेमडा को खत्म करो, इलिमिनेट लेमडा। कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट की नहीं होना चाहिए इक्वेशन के अंदर, तब हम बता पाएंगे कि वो लोकस जो है वो क्या होगा। लेमडा को एलिमिनेट करने का क्या मतलब है, अब लेमडा को खत्म करना है, चाहे आप कैसे भी करो।
दोनों तरफ रियल पार्ट को इक्वेट कर लो। x यहाँ पे है और उधर कितना है लैम्डा प्लस में 3। इमेजिनरी पार्ट इधर कितना है y यानी कि आयटा का कोफिशिएंट, और इधर कितना है अपना 5 माइनस लैम्डा स्क्वायर और इसका रूट। अब इन दोनों इक्वेशन से आपको है ना कैसे भी करके लैम्डा को खत्म करना है। तो यहाँ पे क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। यहाँ स्क्वायर करोगे आप और यहाँ पे भी आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया लैम्डा प्लस 3। एक्स इक्वल टू लैम्डा प्लस 3 आ गया, और y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 5 माइनस एक्स। इधर स्क्वायर मत करो, चाहे इसको आप ऐसे ही रहने दो, ये आ गया। अब हमारे को ना इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से लैम्डा को खत्म करना है। देखो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हो x माइनस 3, और इसको इधर पुट कर दो। एक इक्वेशन से लैम्डा निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो ऐसे। अब देख लो ये इक्वेशन आसानी से क्या है, सोल्व हो जाएगी। 5 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6x, तो ये हमारा आ जाएगा वाई स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 5 माइनस का हो जाएगा, ये माइनस 9 इधर आके प्लस, और ये प्लस 6x इधर आके होएगा माइनस 6x। आंसर आ गया अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 6x और प्लस 4 इक्वल टू 0। और ये किसकी इक्वेशन है, एक सर्कल की इक्वेशन है। तो आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, यहीं से आपको पता लग रहा है कि ये क्या है, एक सर्कल है। क्योंकि आप ऐसे भी तो कर सकते हो ना, इसको माइनस को सीधा इधर शिफ्ट कर दो। ये लो, ये क्या हो गया, एक सर्कल, और जिसका सेंटर क्या है, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको 0 पुट करोगे 3, और y माइनस 0 यानी कि सेंटर है इसका 0 0, और रेडियस कितनी है आपकी √5। तो डायरेक्ट भी आप बता सकते हो सेंटर और रेडियस। अब ये क्वेश्चन है, इसमें कहता है द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय, इस आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, यानी कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका स्क्वायर करो, फिर उसका रियल पार्ट निकालो और उसको के इक्वल रख दो, और के की वैल्यू 0 नहीं है। तो बोलता है लोकस बताओ इसका क्या होगा। तो आप क्या कर लो, जेड को एक्स प्लस आइटा वाई मान लो। तो हमें क्या करना है, जेड का स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, यानी एक्स प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया अपना एक्स स्क्वायर, आइटा स्क्वायर होता है -1 और प्लस 2xy आइटा। लेकिन ऊपर ध्यान से देखो, सिर्फ इसका रियल पार्ट चाहिए हमारे को, यानी कि जेड स्क्वायर का रियल पार्ट। रियल पार्ट का मतलब होता है जिसमें आइटा नहीं होता। तो ये क्या है अपना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या दे रखी है, कंप्लीट चीज के, तो यानी कि ये क्या है अपना के दे रखा है। और ये इक्वेशन आपने पढ़ी है पूरा कॉनिक सेक्शन, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, स्पेशल टाइप का हाइपरबोला है ये। जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं ना, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। और इसकी इसेंट्रिसिटी हमेशा याद रखना कितनी होती है, √2 होती है। अब इस क्वेश्चन में, इसमें आपको ना एक इक्वेशन दे रखी है, ये वाली इक्वेशन दे रखी है, और हमारे को निकालना क्या है, फाइंड जेड। जेड का मतलब होता है कि आप जेड को पहले कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान के एक्स प्लस आइटा वाई, और फिर एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो और दोबारा उसमें पुट कर दो। तो जेड को आप मान लो एक्स प्लस आइटा वाई, तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आइटा वाई प्लस 1 2 आइटा इंटू जेड बार। जेड बार का मतलब कंजुगेट, एक्स माइनस आइटा वाई, इसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो 2x आइटा, और माइनस में क्या हो जाएगा अपना, माइनस में आप इसको लिख दो आइटा स्क्वायर और 2y, और आइटा स्क्वायर होता है हमारा -1, तो ये हो जाएगा प्लस 2y। अब दोनों तरफ क्या करो, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लो, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो है x प्लस 1, जिसमें आइटा नहीं होता, और इधर रियल पार्ट कितना है 2y। तो x प्लस 1 की वैल्यू आ गई 2y, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ है कितना y, और यहाँ है 2x आइटा का कोफिशिएंट। तो अब ये दो इक्वेशन आ गई अपने पास, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे पुट कर दो y को 2x, जहाँ जहाँ y है उसको लिख दो 2x, तो इंटू 2 भी है ये, 4x इक्वल टू ये आ गया। x को उधर भेज दो तो 3x इक्वल टू 1, x आ गया 1/3, x 1/3 आ गया, तो y तो कितना है इसका ट्वाइस है, तो यानी कि y आ गया 2/3। तो z की वैल्यू निकाल दो, z होता है x प्लस आइटा वाई, तो x है हमारा 1/3 प्लस आइटा इंटू वाई, वाई है 2/3। ये अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया। 3 एलसीएम ले लो, 1 प्लस में 2 आइटा डिवाइड बाई 3, 1 प्लस 2 आइटा डिवाइड बाई 3। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहता है, द लोकस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट दिस इज इक्वल टू 5। मोड z आपको 5 दे रखा है, तो
आप जैसे ही इसको आगे से ध्यान रखना कि ये एक हमेशा एक सर्कल होता है जिसका सेंटर क्या है 0 0 और रेडियस कितनी है 5। बट आया कैसे, जेड को आप क्या लिख दो एक्स प्लस आइटा वाई लिख दो, और इसका मोड निकालोगे तो क्या होगा रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र होगा। दोनों तरफ स्क्वेयर करोगे तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 25। और ये तो आपको क्लियर दिख रहा है, ये सर्कल है जिसका सेंटर है 0 0 और रेडियस है 5। लेकिन मैं बता देता हूँ आगे से कोई भी क्वेश्चन आएगा सोल्विंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो ऐसा लिखा आ जाए जेड माइनस जेड वन इक्वल टू आर, तो ये इक्वेशन हमेशा ही एक सर्कल की होती है जिसका सेंटर जो होता है ना वो होता है जेड वन, यानी कि जेड में से जो भी चीज़ माइनस होती है ना वो उसका सेंटर कहलाता है, और रेडियस कितनी है इसकी आर। जैसे मान लो हम ऐसा लिख देते हैं कि मोड जेड माइनस टू इक्वल टू 5, तो ये एक सर्कल है बट इसका सेंटर क्या, सेंटर के तो दो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई, तो यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे। इस 2 का मतलब ये होता है जेड माइनस 2 प्लस जीरो आइटा लिख दो इसको, है ना 2 प्लस जीरो आइटा कंप्लीट कर दो। अब इसका सेंटर क्या है आपका 2,0 और रेडियस कितनी है 5। तो बिना सोल्व करे हम ना डायरेक्ट ऐसे आंसर बता सकते हैं। जैसे मान लो ये आ गया आपका जेड माइनस 4 आइटा और इज इक्वल टू 9, तो इसको इसमें रियल पार्ट की कमी है, जेड माइनस ब्रैकेट लगा दो और 0 प्लस में 4 आइटा कर दो। प्लस क्यों किया हमने, आप देख लो माइनस का साइन हमें चाहिए, तो ये अंदर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब इसका सेंटर ये वाला पॉइंट है, तो सेंटर कितना है इसका 0,4 और रेडियस है इसकी 9। तो आप पुट करके निकालोगे तब भी ये आएगा, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ हमेशा इस तरीके से करना, आंसर आसानी से आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर इसकी इक्वेशन दे रखी है जेड की और आपको निकालना है ये एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो जेड माइनस 3 इक्वल टू 4। आप है ना सिर्फ इस पॉइंट को लिख लिया करो, जो ये पॉइंट है इसको सेंटर बोलते हैं। सेंटर क्या है 3, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होना चाहिए, तो 3 को आप क्या लिख दो 3 प्लस में 0 आइटा लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा सेंटर आपका 0। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया ना जेड प्लस 4 इक्वल टू 5, तब +4 मत लिखना, आप इसको ऐसे लिखना बीच में साइन माइनस का ही आना चाहिए इस तरीके से। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि सेंटर कितना है अपना -4, और -4 क्या होता है -4 प्लस में 0 आइटा, यानी कि -4,0, और रेडियस तो कितनी हो जाएगी इसकी 5 हो ही जाएगी। और फिर आप पुट करके तो निकाल ही सकते हो आसानी से। ये क्वेश्चन है, जैसे इसमें आपको सेंटर बताना है वही, तो जेड -5 आइटा, एक बार मैं इसको बेसिक से करके दिखा देता हूँ फिर शॉर्टकट बता दूंगा इसका। जेड को आप लिख लो x प्लस आइटा वाई, तो इसमें से आइटा कॉमन ले लो, ये सिंबल सिर्फ मोड का होता है, यानी कि आपको बस अब क्या करना है मोड निकालना है दोनों तरफ। इस तरफ मोड निकालेंगे तो ये आंसर आएगा, और इक्वल टू 7 स्क्वेयरिंग कर दो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वेयर इक्वल टू 7। तो इसका सेंटर आ गया 0,5 और रेडियस आ गई अपनी 7। रेडियस ये 7 का स्क्वेयर करेंगे यहाँ पे 49 आ जाएगा, रेडियस 7। अब हम डायरेक्ट सेकंड मेथड में बिना कुछ लिखे देखो कैसे बताएंगे, जेड -5 आइटा इक्वल टू 7 लिख रखा है। आप इसको ये जो पॉइंट होता है ना जो जेड में से माइनस हो रखा है, प्लस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए माइनस, तो यही आपका सेंटर होता है। सेंटर है इसका 5 आइटा, बट ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में बनाओ इसको, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, यानी कि इसको लिख दो 0 प्लस में 5 आइटा, पहले रियल फिर इमेजिनरी, तो सेंटर कितना हो गया अपना 0,5 और रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस जो भी ये नंबर होता है ना ये रेडियस होती है। तो देखो ये सेंटर आ गया और ये सेंटर हमारा यहाँ पे आया था, तो हम बिना कुछ ऐसे पुट किए भी सेंटर तो आसानी से पता कर सकते हैं और रेडियस भी। ऐसे ही ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 181 में आपको इसका क्या बताना है सेंटर बताना है। इसके अंदर इक्वल टू 4 नहीं दे रखा, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, द लोकस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सच दैट दिस इज इक्वल टू, इसको किसी के इक्वल मान लो, मान लेते हैं 4 5 के इक्वल मान लेते हैं इसको। तो ये सेंटर आपको बताना है, देखो जेड -3 प्लस 4 आइटा इक्वल टू 5। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिना कुछ लिखे आप सिर्फ ये देख लो कि जेड में से माइनस क्या हो रखा है। हाँ आप ये मत बोल देना कि -3 प्लस 4 आइटा, ऐसे नहीं, इसको ना ऐसे लिखो, बाहर माइनस का साइन लिखो और अंदर ये पॉइंट देखो, बाहर माइनस का साइन है तो ये प्लस होएगा और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, इस तरीके से। यानी कि पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो जेड में से माइनस करना जरूरी है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड में से माइनस तो इस तरीके से करेंगे, और यही बस पॉइंट आपका क्या होता है सेंटर होता है। कितना हो गया 3,-4 और ये आंसर आ गया, और रेडियस कितनी है 5। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, जेड
-2 - 3 आइटा इक्वल टू 4। आपको सेंटर बताना है, तो इसको ना सही करके लिखो पहले। जेड माइनस माइनस बाहर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या आएगा, 2 प्लस में 3 आइटा आ जाएगा इक्वल टू 4। और ये जो पॉइंट है ना, ये आपका सेंटर होता है। सेंटर ऑफ द सर्कल है 2, 3 और रेडियस कितनी है 4। तो आपको बस इसको ना एडजस्टमेंट करके लिखना होता है इस तरीके से, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोल्व करना चाहो, एग्जाम में नहीं ध्यान आता, तो फिर जेड को क्या लिख दो, एक्स प्लस आइटा बाई -2 माइनस के 3 आइटा इक्वल टू 4। इसको सोल्व कर लो, एक्स और 2 को इकट्ठा लिख लो, आइटा कॉमन ले लो, y-3 को इकट्ठा लिख लो। अब दोनों तरफ मोड अप्लाई कर दो, और स्क्वायर कर रहा हूँ मैं साथ साथ में। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो देखो यहाँ से आ गया सीधा ही सेंटर। सेंटर कितना होता है, यही होता है 2, 3। तो डायरेक्ट आप बता सकते हो ये दोनों का आंसर क्या है, दोनों तरफ से सेम आएगा। ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन। अब ये देखो, इसमें आपको लोकस बताना है जेड का। इसमें जेड का लोकस बताओगे तो z-2 इक्वल टू मोड ऑफ z-4 दे रखा है। तो फिर वही जेड को क्या पुट कर दो आप, होगा तो एक स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, बट क्या होगी वो आप जेड को x प्लस आइटा वाई पुट कर देना। शॉर्टकट होते हैं भाई इतने सारे शॉर्टकट, अगर आपको बताऊंगा ना आप कंफ्यूज हो जाओगे सब में। सिर्फ आपको क्या करना है, 1 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा, पुट करके और क्या कर दो, रियल पार्ट x-2 है, मैं सीधा ही मोड निकाल रहा हूँ इसका, और दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, x-4 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या आ गया वाई स्क्वायर। अब आपको पता है स्क्वायर खोलोगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, प्लस -4x, और यहाँ पे क्या आएगा, ये 4 का स्क्वायर और माइनस के 8x, इतना सा बच जाएगा। उसको उधर शिफ्ट कर दो, या -4x इसको इधर ले आओ, और 16 में से 4 गया 12, तो 4x आ गया अपना कितना 12, x आ जाएगा 3, x आ गया 3। यही अपने इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरीके से बिल्कुल सेम जो है ना ये क्वेश्चन है, आप कर लेना। तो लोकस का आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, इस तरीके से करना होता है। अब एक ये क्वेश्चन देख लो जिसमें आइटा आ गया z-4 आइटा इक्वल टू z-10 आइटा। जेड को आप लिख दो x प्लस में आइटा वाई, और यहाँ पे भी आप जेड को लिख दो x प्लस में आइटा वाई। x प्लस आइटा कॉमन ले लो, y-4, x प्लस आइटा कॉमन लोगे y-10। अब इसका जो मॉडुलस निकाल दो दोनों तरफ, और स्क्वायर भी कर दो साथ साथ में, एक्स स्क्वायर प्लस y-10 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इसका स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 8y, और ये होगा 10, और वाई स्क्वायर प्लस में 100 और माइनस के 20y। वाई स्क्वायर कैंसिल कर दो, इसको इधर लेके आओगे, ये 12 हो जाएगा, ये 84 हो गया। तो y कितना आ गया अपना 7, y इक्वल टू 7। इस लाइन की क्या है इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरीके से बिल्कुल सेम ये है। अब देख लो, अब ये नए क्वेश्चन आ गए। अब तक क्या था हमारा, सिर्फ एक ये इक्वेशन थी कि मोड ऑफ z-2 इक्वल टू मोड ऑफ z-3, इस तरह की इक्वेशन आई थी, या यहाँ पे 2 लग गया 3 लग गया। लेकिन अब तो मॉडुलस का क्या होगा, सम होगा। तो मैं एक क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाता हूँ पहले, फिर इन सब का शॉर्टकट होता है मोड ऑफ z-2 प्लस मोड ऑफ z-5 इक्वल टू 6। आप z को x प्लस आइटा वाई पुट कर दो सिर्फ, -2 और प्लस x प्लस आइटा वाई -5। अब मोड अप्लाई कर दो, ये हो जाएगा अपना x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये होगा x-5 का होल स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर। अब ये नहीं है कि हम दोनों तरफ सीधा स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये रूट खत्म नहीं होगा। तो आप क्या करो, दोनों रूट में से एक को शिफ्ट कर दो राइट साइड में, x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6 माइनस, ये आ गया। अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, SBS दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करोगे तो ये स्क्वेयर रूट तो खत्म हो जाएगा। बट ये मिस्टेक मत कर देना कि इसका 6 का स्क्वायर कर दो प्लस इसका स्क्वायर कर दो ना, ये a माइनस बी का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। इस तरीके से स्क्वायर करना पड़ेगा अपने को। तो इधर स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, लेकिन क्या आएगा साथ में -2ab, यानी कि माइनस के 12 और इनटू ये सेम नंबर लिख दो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है ना सोल्व होगा। लेकिन आपको कुछ भी इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अभी शॉर्टकट बता दूंगा आपको। ये है, तो ये इसको स्क्वायर खोलोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 4x इक्वल टू 36, प्लस इसका स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 10x और माइनस के 12 इंटू सेम ये लिख दो, एक्स स्क्वायर भी कट गया। इसको सबको इधर ले आओ, तो ये आ गया 6x,
और ये हमारा कितना आएगा 36 और ये आ गया 25 61। 4 में से 61 माइनस करोगे यहाँ तक पहुँच गए हम। 3 कॉमन लेके दोनों तरफ से चाहे कैंसिल कर दो, 3 कॉमन लेके कैंसिल करोगे तो ये इक्वेशन आ गई। अब फिर क्या करना पड़ेगा, अपने को दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। ये 2x माइनस 19 का होल स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा और ये होगा अपना x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। अब यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर खोलना पड़ेगा, बट एग्जाम में ये मेथड देखो आपको ही पता है हम यूज़ नहीं कर सकते। तो अब मैं इसका आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता देता हूँ। शॉर्टकट ये होता है कि अगर मान लो दो मोड का सम है, यहाँ पे प्लस का साइन है और ये है z माइनस ए और ये है z माइनस बी और यहाँ पे मान लो कोई नंबर लिखा हुआ है k। जब भी बीच में प्लस का साइन हो और एक आएगा माइनस का साइन, दोनों हम एक साथ कर लेते हैं, z माइनस ए, z माइनस बी और k और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का साइन। अगर प्लस का साइन आएगा तो आपको क्या करना है, देखो इन दोनों का डिफरेंस या इन दोनों का सम ले लो, ए और बी। इस क्वेश्चन में आप ये देखो ये 2 है और ये 5 है, 2 और 5 का सम कितना होगा 7 और ये जो सम है ये इस 6 से क्या है बड़ा। आप एक बार इस इक्वेशन को सोल्व करो, इस इक्वेशन को सोल्व करके और मेरे को कोई बच्चा ये बताओ कि ये इक्वेशन किसकी है, हाइपरबोला है या इलिप्स है। फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आप ये भूल भी गए तो भी इसका आंसर कैसे आएगा। आप इस इक्वेशन को सिर्फ स्क्वायर खोल दो, तो एक ही स्टेप लास्ट है, स्क्वायर खोल के मुझे ये बता दो कि हाइपरबोला है आंसर या आपका इलिप्स है। सोल्व करो 2-3 मिनट का टाइम लेके। ये हाइपरबोला आ गई। एक बार और सोल्व करके देखो, हाइपरबोला नहीं आएगी। देखो अब ये इलिप्स है ना, देखो वैसे दिख जाएगा आपको। जब ये एक्स स्क्वायर करोगे और फिर 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब 16x स्क्वायर समथिंग तो आएगा, वाई स्क्वायर भी 16 से मल्टीप्लाई होगा ऐसे, और ये इधर तो सिर्फ क्या आएगा, देखो 4x स्क्वायर आएगा ना। ये 4x जब उधर जाएगा तो ये कितना होगा 12x स्क्वायर और प्लस में क्या आएगी 16y स्क्वायर, ऐसे आएगा देखो। तो ये क्या बनता है, इलिप्स बनता है। जब प्लस का साइन आता है बीच में तो इलिप्स, और माइनस का साइन आता है तो क्या बनता है, हाइपरबोला। अब इसकी मैं शॉर्टकट आपको बताता हूँ। ये एक नंबर है 2 और ये एक नंबर है 5। 2 और 5 को आपको कैसे देखना है, यहाँ पे माइनस का साइन होना चाहिए, यहाँ प्लस होता ना तो मैं इसको 2 नहीं फिर मैं -2 बोलता इसको। एक नंबर है 2 और एक नंबर है 5। आप इन दोनों का क्या कर लो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 2 और 5 का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब बस 5 2 से कितना बड़ा है, वो कितना बड़ा है 3। इन दोनों का अगर डिफरेंस इस नंबर से छोटा आ गया, इन दोनों का डिफरेंस जो है ना वो इन दोनों से क्या आ गया, छोटा आ गया, तो ये इक्वेशन हमेशा ही किसकी होगी, इलिप्स की होगी। यानी कि ये जो दो नंबर माइनस हो रखे हैं ना, इनका डिफरेंस इस 6 से छोटा हो गया तो हमेशा ये इक्वेशन किसकी होगी, इलिप्स की होगी। अब जैसे मैं एक इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये ए है और ये बी है। ए और बी का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी वो क्या है, छोटा है के से। इन दोनों का डिफरेंस अगर के से छोटा होगा ना तो ये क्या होगा, इलिप्स। और इन दोनों का डिफरेंस, ए और बी का डिफरेंस अगर के से बड़ा हो गया तो ये क्या होगी, हाइपरबोला। बस ये इक्वेशन, इसका आपको डायरेक्ट शॉर्टकट है। अब आप एक एक आंसर देखते जाओ, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी। इलिप्स आ गया ना। तो बस आप ये लिख के देख लो कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको डिफरेंस निकालना है। ये 2 और ये, इसको 2 मत मानना है ना, इसको ध्यान से देखो। ये प्लस की जगह यहाँ पे माइनस कर दो और ये माइनस कर दो तो ये -2 हो गया। यानी कि 2 और -2 इन दोनों का मैं कह रहा हूँ डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब एक नंबर लाइन पे यहाँ 0 है, 2 इधर होता है, -2 इधर होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस तो 4 का हो गया ना। डिफरेंस हो गया 4 का। ये वाला जो डिफरेंस है ना, अगर ये इस नंबर से छोटा आ गया 7 से,
तो ये क्या होगा, इलिप्स। इलिप्स में क्या होता है, देखो लेस देन, और हाइपरबोला में हाई यानी कि ग्रेटर देन। तो जब इन दोनों नंबर का डिफरेंस इस के से या इस 7 से छोटा होगा तब ये इक्वेशन इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी। अब इस क्वेश्चन में देख लो, प्लस का जब भी साइन आए ना यहाँ पे, तो आप रिस्क ले सकते हो कि ये इक्वेशन हमेशा किसकी होगी, एक इलिप्स की होगी। यहाँ पे 8 और 3, एक नंबर है 3 और एक नंबर है 8, नंबर लाइन पे इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 5, और ये वाला जो 5 है ना वो इस 7 से छोटा है, तो ये इक्वेशन किसकी होगी, इलिप्स की होगी। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें साइन ध्यान से देखो, ये क्या है, माइनस का है, तो इसमें अगर इनका डिफरेंस इस 4 से छोटा आ भी जाता ना तब भी आप इसको इलिप्स नहीं बोलते, क्योंकि इलिप्स में साइन किसका होना चाहिए, प्लस का ही होना चाहिए। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो अब ये देखो, इन दोनों का डिफरेंस 8 और 2 का डिफरेंस, ये है 2 और ये है 8, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 6। अब ये वाला जो 6 है ना, ये किससे बड़ा आएगा, इस नंबर से, ये हमेशा 4 से बड़ा आएगा। जब माइनस का साइन हो तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, हाइपरबोला को। अब इसी तरह से आप ये क्वेश्चन देखो, इसमें डिफरेंस अच्छे से देखो आप, क्योंकि यहाँ तो आपको पता है कि ये माइनस का साइन आ गया, आप इसको हाइपरबोला बोल दोगे, बट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सोचोगे, सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा इस माइनस के साइन पे, और फिर ये नंबर 7 और 5 मत सोचना, ये 7 नहीं है, ये क्या है, ऐसे -7 है, ये माइनस का 7, और ये नंबर क्या है, प्लस का 5। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 12 होता है। 12 जो है ना वो इस 8 से क्या है, बड़ा है, तो ये हमेशा क्या होगा, एक हाइपरबोला। आंसर आ गया बस। ऐसे ही ये इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन ऐसी ऐसी इक्वेशन होती है बहुत आसान। ये क्या होता है, हमेशा एक सर्कल, जैसे देखो इसको ऐसे लिख रखा है इसने, z-2 + 3 आएटा, और इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं हम, तो z-1 + 2 आएटा, और किसके इक्वल बन जाता है, ये 1 के। यहाँ पे अगर 1 आता है तो ये इक्वेशन किसकी होती है, एक सर्कल की होती है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, या फिर आप इसको सोल्व भी करोगे तो भी कोई लेंथ ही नहीं होता। ये z को लिखोगे ना आप x + i/y -2 + 3 आएटा, और z को इधर भी लिखो x + i/y -1 प्लस में 2 आएटा, तो ये होगा आपका x - 2 प्लस में आएटा कॉमन ले लो y प्लस में 3, और यहाँ से x - 1 और आएटा कॉमन लोगे y प्लस में 2। अब दोनों तरफ मोड ले लो, x - 2 का होल स्क्वायर और y + 3 का होल स्क्वायर, और इधर भी x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर। इसको जो है ना सिंप्लीफाई कर लो। सॉरी, ये सर्कल नहीं, ये तो 1 आ गया ना, 1 आएगा तो क्या आएगा, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर 1 नहीं आता तो एक सर्कल, और 1 आ गया तो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ से आप ओपन करोगे ना इन दोनों को, तो x² y² की दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी। ये भी आपका जो है ये 2 आ गया, अब 1 के इक्वल नहीं है, 2 इज नॉट इक्वल टू 1, तो फिर ये इक्वेशन किसकी होगी, सर्कल की हो जाएगी। उसके बाद ये इक्वेशन बताओ, ये भी सर्कल हो जाएगा ना, क्योंकि 5 आ गया, 5 1 के इक्वल नहीं होता। जब भी ये 1 के इक्वल नहीं होगा तो हमेशा एक इक्वेशन सर्कल की ही आएगी। ये इक्वेशन देख लो, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 है, तो ये क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन की हो जाएगी। इस क्वेश्चन में देखो ये कैसे करोगे आप, ये आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई रूल नहीं लगाना आपको, क्योंकि यहाँ पे ना स्क्वायर आ गया, तो ये हाइपरबोला वाली इक्वेशन नहीं है। आप सिर्फ z को क्या है, पुट कर दो x + i/y और +5। अब की बार तो स्क्वायर है, तो मोड करोगे तो स्क्वायर रूट नहीं आएगा, x + i/y -5 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अब मोड अप्लाई कर दो बस, x + 5 का होल स्क्वायर प्लस y²। अच्छा, रूट लगाने की अब की बार जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस इसका क्या होगा, x - 5 का होल स्क्वायर और प्लस y²। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो बस, इसका स्क्वायर खोल दो अंदर ही, a² + b² -10x + y² इक्वल टू 10। अब आप जो है सिंप्लीफाई करोगे, ये माइनस का साइन है, x² y² तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 10x 25 भी कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इक्वल टू 10। 20x इक्वल टू आ गया 10, x आ गया अपना 1/2, x की वैल्यू आ गई 1/2। ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे अलग आएंगे, आपको हमेशा मोड z की वैल्यू गिवन होगी। इस तरह के क्वेश्चन में हमारे को है ना मोड z की वैल्यू गिवन होगी, और लोकस पूछा जाएगा किसी और कॉम्प्लेक्स नंबर इसका। अब की बार ये z नहीं है, 2 - z आ गया, तो आप है ना इस नए कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ भी मान लो अपने दिमाग में, लेट कर लो इसको आप z1 मान लो। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने क्या z1 मान लिया। अब हमारे को ना
जेड की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमारे को जेड का मोड दे रखा है, तो यहाँ से आप सोल्व करके जेड निकाल लो। तो जेड कितना आएगा आपका 2 माइनस में जेड1। मोड जेड निकाल लो। मोड जेड मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मोड जेड की वैल्यू अपने को 3 पता है। इस मोड जेड की जगह क्या रख दो, 3 रख दो। अब बात आ गई ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है। अच्छा देखो, 2 माइनस जेड1 लिखो या जेड1 माइनस 2 लिखो, बात एक ही होती है क्योंकि मोड लगा हुआ है। और ये इक्वेशन किसकी है, हमेशा एक सर्कल की। और सर्कल का सेंटर मैंने आपको बताया था कितना है इसका, 2 है ना। और टू को क्या लिख दो नेक्स्ट स्टेप में, 2 प्लस में 0 आएगा। सेंटर तो हो गया 2,0, रेडियस ये 3 होगी। तो बस जो भी ऑप्शन देख लो मैच करता है। सेंटर हो गया 2,0, रेडियस होगी 3, ए ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इसमें आपको मोड जेड दे रखा है और इस जेड का जो है ना, इस पॉइंट का लोकस बताना है। तो आप इसको मान लो जेड1, और जेड1 मान के आप सिर्फ क्या क्या करो, मोड जेड की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल लो। अब इसको 5z को उधर ही रखो, ये आ गया जेड1 प्लस में 1। तो जेड निकालोगे जेड1 प्लस में 1 डिवाइड बाई 5, मोड कर दो दोनों तरफ अप्लाई। और मोड जेड कितना दे रखा है अपने को 2, तो 2 इज इक्वल टू मोड जेड1 प्लस 1 और 5 को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू 10। अब आप ध्यान से देखो, इसमें जो सेंटर का सर्कल का सेंटर होगा ना, वो 1 नहीं होगा। इसको आप हमेशा ऐसे लिखना, ऐसे बीच में साइन माइनस होना चाहिए। अब ये क्या है, आपका सेंटर है। सेंटर कितना है, -1, और -1 का मतलब होता है -1 प्लस 0 आएगा, यानी -1,0, -1,0 ये ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, आपको मोड जेड की वैल्यू 1 दे रखी है और निकालना है इसका लोकस 2/z। तो इस नए कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जो है ना z1 मान लो, और यहाँ से आप है ना मोड जेड की वैल्यू निकाल लो, यानी कि जेड निकाल लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, या ऐसा करो रेसिप्रोकल कर दो। इसका आप क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो और 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो जेड क्या आ जाएगा आपका, 2/z1 आ गया, 2/z1 आ गया। उसके बाद मोड जेड क्या आ जाएगा, मोड 2/z1 आ जाएगा। मोड जेड की वैल्यू है 1, 2/z1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मोड z1 किसके इक्वल आ गया, 2 के। अब ये तो क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, 0,0 है, क्योंकि अब की बार कुछ भी माइनस नहीं हो रखा। और रेडियस कितनी होती है, 2। सेंटर आ गया 0,0 और रेडियस आ गई 2, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपको एक बार यही टॉपिक करना है। ये जो मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट है, इसकी मैं एक रिकॉर्डेड लेक्चर आपको भेज दूंगा। सब बच्चों को बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि कोई नई चीज़ समझाने वाली होती है वो मैंने आपको बता दी। और अब हम करते हैं, हाँ ग्रुप में भिजवा दूंगा मैं, सब बच्चों को मिल जाएगा, ठीक है। कि वो आसान है, तो आपको वैसे ही जैसे आप पढ़ाऊंगा वैसे ही वहाँ पे समझ आएगा। तो अब अपने को अपना टाइम सेव करना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मैं एक दो कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तक हमने ऐसी पढ़ी है, x² + 2x + 5 = 0, ये। लेकिन ये ना दो वेरिएबल में आ गई, x भी है यहाँ पे और y भी है, दोनों के दोनों वेरिएबल इसमें आ गए। तो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था ये वाला, कि ये एक जनरल इक्वेशन होती है सेकेंड डिग्री की। ये सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को हम बोलते थे कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करती है, जब डेल्टा क्या आता है, 0। बस यही एक कॉन्सेप्ट होता है। और डेल्टा क्या होता है, मैंने आपको वैल्यू याद करवाई थी, AHG HPF GFC, है ना ये। और ये कह लो ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, या फिर ये बोल दो कि इसके इस इक्वेशन के हम दो रैशनल फैक्टर कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो बस आपको ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं सीट में, कि ये कहता है कि ये इक्वेशन तो रैशनल फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो आप कब, जब m की वैल्यू क्या होगी। मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 100 में डेल्टा को 0 पुट कर दो आप। तो डेल्टा को 0 पुट करो, सबसे पहले आप क्या करोगे, वैल्यू निकालोगे। देखो इक्वेशन लिख लो, x² + 2xy + 2x + my - के 3। तो यहाँ पे a कितना है, x² का कोफिशिएंट होता है, b होता है y² का कोफिशिएंट, है ही नहीं, c कॉन्स्टेंट टर्म होती है यानी कि -3। उसके बाद आप लिखो FGH। अब इनको ध्यान से रखना है, G क्या होता था, x का कोफिशिएंट और उसका हाफ यानी कि 2 का हाफ 1। F होता है y का कोफिशिएंट उसका हाफ यानी कि m/2। और H होता है xy का कोफिशिएंट और उसका हाफ यानी कि 1। अब आप क्या करो, डेल्टा को 0 पुट कर दो। और डेल्टा क्या होता है, AHG HPF GFC, इसको 0 पुट कर दो और m की वैल्यू अपनी आ जाएगी। तो देख लो, ए है अपना 1, H है 1 और G है 1।
एच बी एफ, एच और बी और फिर आएगा एफ और जी एफ सी, यानी कि 1 और फिर आएगा अपना 1/m/2 और सी है -3। इसको 0 पुट कर दोगे और m की वैल्यू आ जाएगी, डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लो। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है। तो बस आपको जब भी ये लिखा है ना कि ये इक्वेशन तो रैशनल फैक्टर में कन्वर्ट की जा सकती है, तो आप डेल्टा निकाल के 0 पुट कर देना। पहले वाला ही कॉन्सेप्ट है ये। अब ये क्वेश्चन देख लो एक। इस क्वेश्चन में ये कहता है कि इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है जिसका एक रूट 3 - 4 आइटा है और इसकी वैल्यू निकालनी है। ए बी सी क्या है, रियल। आप बस ये बात ध्यान से सुन लो और इसमें एक वेरिएशन आएगी। एक इक्वेशन है, मान लो ax² + bx + में c = 0, क्वाड्रेटिक। लेकिन इसके जो कोफिशिएंट है ना, ये तीनों ए बी सी, अगर ये रियल है तभी ये रूल अप्लाई होगा। अगर ये कोफिशिएंट रियल है तो ये रूल अप्लाई नहीं होता। अगर इसका एक रूट अल्फा है, मान लो 3 - 4 आइटा, तो इसका दूसरा रूट कितना होगा, 3 + में 4 आइटा पक्का होगा। बट अगर कोफिशिएंट मान लो ऐसे है, x² - 1 + आइटा इंटू एक्स प्लस में लैम्डा इंटू 2 = 0। यहाँ पे देखो x का जो कोफिशिएंट है ना वो रियल नहीं है, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि इसका एक रूट 3 - 4 आइटा होगा तो दूसरा रूट 3 + 4 आइटा होगा। अब इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं ले सकते हम, ठीक है। मैंने एक सीट में क्वेश्चन भी दिया था टेस्ट में, तो उसमें सब बच्चों ने 1 - आइटा मैंने रूट दिया, दूसरा रूट बोल दिया 1 + आइटा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखना, जब एग्जामिनर लिखेगा ना कि तीनों कोफिशिएंट रियल है ये वाले, तभी आपको ये सोचना है कि 3 - 4 आइटा अगर एक रूट है तो दूसरा रूट 3 + 4 आइटा होगा, अदरवाइज वो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। तो अब इसने लिखा हुआ है क्लियरली, तो लिखा हुआ है तो हम एक रूट ये मान लिया, दूसरा ये मान लिया। अब देखो सम ऑफ रूट्स कितना हो गया अपना, दोनों को ऐड करोगे 6 आएगा और प्रोडक्ट दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगी आपकी 25। तो सम भी पता है, प्रोडक्ट भी पता है, इक्वेशन निकाल लो, x² - सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0। यानी हमारी इक्वेशन है ये, और एग्जाम में इक्वेशन मान लो आपको दे रखी है ये ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से दोनों को क्या कर लो, आप इक्वेट कर लो। a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू ध्यान से देखो -6 है और c की वैल्यू कितनी है 25। तो अपना जो आंसर होगा वो आंसर क्या निकालना है, ये निकालना है 31a + b + c। 31 × a प्लस यानी कि -6 और प्लस में कितना आएगा आपका c आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 31 25 50 आ गई है ना 50। अब 50 तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो अब आप सोचो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। 50 कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये जो ए बी सी की वैल्यू है ना, ये पुट करके देखो, 0 तो हो नहीं सकता। 2a नहीं हो सकता क्योंकि a तो 1 है। 2b भी नहीं हो सकता। 2c देखो, 2 × c, c कितना है 25, तो 50 और 50 अपना आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ये देखो 105, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहता है इस इक्वेशन के रूट 1030 और 1015 है, तो आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो जब आपको दोनों रूट गिवन होना, ये दोनों रूट, तो आप एक बार क्या कर दो, इनका सम कर दो और एक बार क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो। इस तरीके से 1030 + 15 का फॉर्मूला लगा दो आप। 1030 प्लस में 1015 अपॉन 1 - 1030 इंटू 1015। आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। हाँ 1045 हो गया ना, ये हो गया 1 और ये 1/√3। आप इसको इस तरीके से करने के बजाय ना आप ऐसा करो, जैसे आपको ये दोनों रूट दे रखे हैं, तो रूट दे रखे हैं तो हमारे को पता है कि इनका सम ऑफ रूट्स जो होगा इस इक्वेशन का वो होगा -p, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा वो होगा q। और सम ऑफ रूट्स का मतलब रूट है एक 1030 और एक 1045, मतलब कि 1030 + 1045 1015, इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है, -p दे रखी है। और प्रोडक्ट क्या होगी 1030 × 1015, ये हमारे को क्या दे रखी है, q दे रखी है। अब जब भी 30 और 15 यानी कि सम 45 आए, तो आप फॉर्मूला लगाओ 1030 + 15 का, 10a + b यानी कि 10a + 10b अपॉन 1 - 10a × 10b। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो ये तो हो गया 1, 1030 + 1015 को क्या लिखोगे आप, -p, और 1 माइनस इसको क्या लिखोगे, q। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, -p = 1 - q। तो एक तरफ ले आओ -p और +q हो जाएगा =1। तो यानी कि q - p की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब ध्यान से देखना, अभी तो q - p आया है हमारे पास और हमें आंसर निकालना है इसका। तो हमारा जो आंसर है ना वो क्या है, 2 - p + q, यानी कि 2। देखो ये सेम है, q - p है, ये q - p, और q - p की जगह क्या रख दो 1।
तो यानी कि +1, आंसर कितना आएगा 3। -1 मत कर देना गलती से, ये ऐसे लिखा हुआ है 2 प्लस में q माइनस पी, और अब आप देख लो q माइनस पी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 1 है, तो आंसर आपका 3 आएगा। अब ये क्वेश्चन जो है ना, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक में, कि एक रूट दूसरे रूट का n टाइम्स हो। n टाइम्स का मतलब एक रूट मान लो दूसरे का डबल हो, 3 गुना हो, 3/2 टाइम्स हो, 5/2 टाइम्स हो। एक रूट अगर इस इक्वेशन का दूसरे रूट का n टाइम्स हो, तो आपको हमेशा ये कंडीशन याद रखनी है, n इंटू बी स्क्वेयर इक्वल टू, यहाँ पे तो क्या कर दो, n अकेला लिख दो, यहाँ पे n की जगह n+1 लिख दो, यहाँ n का स्क्वायर नहीं करना, n बी स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा आपका n+1 करके उसका होल स्क्वायर, और b के अलावा क्या बच गया, ac। प्रूफ मैंने कर रखा है, बिल्कुल आसान है प्रूफ भी, बट अल्टीमेटली अपने को ये रिजल्ट याद ही रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होता है क्वाड्रेटिक में ये, एन बी स्क्वायर इक्वल टू n+1 का होल स्क्वायर इंटू AC। जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ये क्वेश्चन है 106, इसमें ये कहता है कि एक रूट इस इक्वेशन का दूसरे का थ्राइस है, थ्राइस का मतलब 3 गुना है, तो आप लेट कर लो यहाँ पे इक्वेशन जो होती है ना, आप बस इक्वेशन का फॉर्मूला लिख लो, एन बी स्क्वायर जो रिजल्ट होता है इक्वल टू n+1 का होल स्क्वायर और इंटू में AC। इस क्वेश्चन में n क्या है, बस आप ये बताओ, n कितना है इस क्वेश्चन में। हमारा एक रूट दूसरे रूट का n टाइम्स होता है, और क्वेश्चन में कितने टाइम्स दे रखा है, थ्राइस, मतलब कि 3 गुना, तो n की वैल्यू कितनी रखोगे यहाँ पे 3, n को तो रखो एक बार 3, 3 + 1 कितना हो गया 4, तो ये कितना हो गया अपना 16। अब क्या करना है, सिर्फ आपको ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है। b देखो b कितना है इस क्वेश्चन में 5, 16 इंटू ए कितना है 3, और c कितना है -2 है, c है -2 है, तो a की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, ये कितना आ गया 75, और ये अपना कितना आ जाएगा माइनस, और 16 3 जा 48, 48 2 जा 96, तो a आ गया अपना -75/96। ये आएगा क्या 325 75, तो 96, अच्छा ठीक है, काट भी सकते हैं ना हम इसको, 3 पे काट दो इसको, -25/32, ये आंसर आ जाएगा। तो आपको n पहचानना है, इस क्वेश्चन में क्या है, n 3 है, उसके बाद ये फॉर्मूला लगा दो, n की वैल्यू पुट कर दो, और ABC इक्वेशन को देख के आपको निकालने आती है। अब जैसे ये क्वेश्चन है 107, इसमें कहता है कि एक रूट इस इक्वेशन का डबल है दूसरे रूट का, तो a बताओ। तो अपने को फॉर्मूला सिर्फ ये याद रखना है, n_b स्क्वायर इक्वल टू n+1 का होल स्क्वायर इंटू AC। इस क्वेश्चन में n कितना है 2, डबल है तो n की वैल्यू आ गई 2, तो आप n को तो रखो 2, तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब ABC की वैल्यू ध्यान से आपको रखनी है, देखो ये a क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है पूरा, a स्क्वायर -5a + 3, b क्या होता है x का कोफिशिएंट यानी कि 3a - 1, और c होती है कांस्टेंट टर्म यानी कि +2। तो इसके अंदर पुट कर दो सारी वैल्यू, देखो 2 इंटू बी स्क्वायर, बी का मतलब है 3a - 1 का होल स्क्वायर, 9 ए हमारा है a स्क्वायर -5a + 3 इंटू सी है 2, ये 2 से 2 तो कैंसिल कर दो, अब स्क्वायर खोल दो बस, a स्क्वायर + b स्क्वायर -6a, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9a स्क्वायर -45a + 27, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले आओ 39, और ये उधर जाएगा 26, तो ए अपना आ जाएगा 2/3। कंडीशन वही होगी चाहे क्वेश्चन कितना भी मुश्किल हो, आपको सिर्फ ये कंडीशन याद रखनी है, एन की वैल्यू पुट कर दो जो क्वेश्चन में गिवन है, और ABC कहाँ से लाओगे, इस इक्वेशन से, इसमें बस आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इस इक्वेशन के रूट अपोजिट साइन के है। अपोजिट साइन का मतलब होता है कि एक रूट पॉजिटिव है तो दूसरा रूट क्या है, नेगेटिव है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी ना, तो आपको क्या रखना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को क्या रख दो, नेगेटिव रख दो, क्योंकि अगर एक रूट मान लो -2 है, दूसरा रूट 3 है, तो इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन आएगी ना वो 0 से छोटी आएगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो मल्टीप्लीकेशन हमेशा ही 0 से छोटी आएगी। ऐसा ही इसमें करना है आपको, ऑपोजिट साइन के है तो प्रोडक्ट को क्या रख दो 0 से छोटा, और प्रोडक्ट क्या होती है c/a, c/a। अब c की वैल्यू देख लो आप इस क्वेश्चन में कितनी है, c है p इंटू p - 1 डिवाइड बाई a कितना है 2, तो ये 2 तो आप फिनिश कर सकते हो, p इंटू p - 1 लेस देन 0, तो यहाँ से रूट क्या आएंगे 0 और 1 प्लस माइनस प्लस, तो माइनस का साइन चाहिए अपने को, तो p की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी आपकी 0 से लेके 1, या आप ये बोल दो p 0 से क्या होगा बड़ा और 1 से क्या होगा छोटा, 0 से बड़ा 1 से छोटा। सिर्फ एक कंडीशन याद रखनी है कि रूट अपोजिट साइन के होंगे, तो इसका मतलब है कि उन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी ना वो 0 से छोटी आएगी।
क्यूबिक इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी वीडियो में आपको मिल जाएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, आसान है ये वाला। अब एक ये कॉन्सेप्ट देखो, आइडेंटिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी। जैसे हमने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा, मान लो इसको आइडेंटिटी बोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या हम पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 थीटा की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है। मतलब कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि थीटा को सिर्फ 30 पुट करो, 60 पुट करो। मैं कहता हूँ कुछ भी पुट कर लो, कितनी भी बड़ी वैल्यू, कितनी भी छोटी वैल्यू, नेगेटिव पॉजिटिव, ये सभी के लिए ट्रू है। बट अगर हम ये लिखें कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1, ये लिख दिया, ये एक इक्वेशन है, इसको आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे। आइडेंटिटी आप तब बोलोगे जब आप ये पक्का कह सको कि इसमें थीटा की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, ये हमेशा 1 ही आएगा। देखो 1 नहीं आएगा, इसमें अगर मैं थीटा को 30 डिग्री पुट करूंगा तो ये क्या आएगा, साइन 30 1/2 और कोस 30 होता है √3/2, ये तो 1 नहीं आया। तो किसी इक्वेशन को आइडेंटिटी हम तब बोलते हैं जब उसमें वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू हम पुट कर सके। तो जैसे मान लो ये एक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c। आपको पेपर में कहा जाएगा, आपको ये सबको पता है कि इस इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, लेकिन एग्जामिनर आपको ये कह दे कि इस इक्वेशन के ना 2 से ज़्यादा रूट है। इसका मतलब x की वैल्यू जो है ना 2 से ज़्यादा आप रख सकते हो इस इक्वेशन में। बट हमें पता है कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता, 2 से ज़्यादा रूट तो इसके होते ही नहीं। फिर भी अगर 2 से ज़्यादा रूट आपको बोला गया है तो इसका मतलब वो इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, एक आइडेंटिटी। वो इक्वेशन नहीं है, वो एक आइडेंटिटी बन गई। और आइडेंटिटी का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, तीनों ए बी सी, तीनों की वैल्यू एक ही टाइम पे 0 होनी चाहिए। तो फिर ये इक्वेशन देखो ऐसी बन जाएगी। अब आप खुद सोचो, ये इक्वेशन ऐसी बन गई, अब इसके अंदर अगर मैं एक्स को 1 पुट कर दूंगा तब भी ये सेटिस्फाई होगी, क्योंकि कोफिशिएंट जब 0 0 है। एक्स को 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, 4 पुट कर दो, एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, ये इक्वेशन क्या है, सभी वैल्यू के लिए ट्रू है ना। तो इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आइडेंटिटी लगे तो सिर्फ आपको क्या करना है, उसमें जो तीनों कोफिशिएंट होते हैं उनको आप क्या पुट करोगे, 0, और वहां से जो भी आपको लैम्डा या एक्स की वैल्यू पूछी जाएगी वो आप निकाल दोगे। जैसे क्वेश्चन से समझ आएगा, ये क्वेश्चन है, इसमें आपसे बोला गया है कि लैम्डा की वैल्यू बताओ, कितनी लैम्डा की वैल्यू पॉसिबल है फॉर विच दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी। तो ये इक्वेशन आइडेंटिटी है का मतलब x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, आप तीनों को क्या रखो, 0 रखो। तीनों को 0 रख के एक साथ, और आप लैम्डा की वैल्यू निकालना, क्या आती है, लैम्डा स्क्वायर इससे आएगी, और लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0, और यहाँ से ये आ गई। तो यहाँ से तो लैम्डा आएगा 2 और 1, यहाँ से लैम्डा आएगा 2 और 3, और यहाँ से लैम्डा आएगा 2 और -2। लेकिन आपको ना कॉमन वैल्यू निकालनी है, तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो तीनों में जो कॉमन वैल्यू है लैम्डा की वो कितनी है, 2। इसका मतलब आंसर हमारा आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 2। बट इसने पूछा क्या है, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो आप ये मत बोलना कि ये सारी वैल्यू काउंट कर लो, कॉमन वैल्यू पूछी जाएगी आपसे, पूछे एक, एक ही वैल्यू है फॉर हाउ मेनी, यानी कि अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 1। लैम्डा की सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी है 2, जिसको आप पुट करोगे तो ये तीनों कोफिशिएंट क्या बन जाएंगे, 0। अब जैसे मान लो 3 पुट कर दिया आपने, 3 पुट करने से ये 0 बनेगा सिर्फ, ना तो ये 0 बनेगा और ना ही ये 0 बनेगा। और मैंने कहा था कि आइडेंटिटी उसको तब बोलेंगे जब तीनों एक साथ 0 बने। एक साथ तो सिर्फ लैम्डा की वैल्यू 2 पुट करने पे ही 0 बनेंगे। तो ये एक आइडेंटिटी का छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आपको ना कुछ चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री में आनी चाहिए। जैसे 10th क्लास में फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, वहाँ तो सिर्फ हम इनको याद करते हैं, अप्लाई नहीं करना सीखते हम इनको अच्छे से। ये होता है आपका साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा और कोट थीटा, टेन का कोट और कोट का टेन, कोट 90 माइनस थीटा ये होता है टेन थीटा। और इसी तरह से सीकेंट और कोसिकेंट के अंदर फॉर्मूले होते हैं। बट अब हमें सीखना पड़ेगा कि इनका मीनिंग क्या है, तब जाके हम क्वेश्चंस के अंदर क्या है इनको अप्लाई कर पाएंगे। ये होता है सीकेंट थीटा। देखो जैसे मान लो हम ये लिखते हैं कि साइन 30, साइन 30 को अगर हमें साइन में जरूरत नहीं है, हमें कोस में जरूरत है, साइन की वैल्यू हमें कोस में चाहिए तो भी देखो निकाल सकते हैं। लेकिन आपको 30 की जगह अब क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा एंगल। 30 की जगह क्या चेंज करोगे, 90 लिख दो, माइनस का साइन लगा दो, और जो ये एंगल है ना वो लिख दो, यानी कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, कोस 60। आपको पता है साइन 30 भी 1/2 होता है और कोस 60 भी 1/2 होता है, यानी कि साइन 30
और कोस 60 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, सेम होगी। लेकिन और एग्जाम्पल लो, जैसे मान लो ये आ गया साइन 38 और मुझे आंसर है ना साइन में नहीं, मेरे को चाहिए कोस में। तो बताओ एंगल कितना लिखें। साइन की वैल्यू अगर कोस में लिखनी पड़ गई अपने को, तो फिर एंगल कितना लिखना पड़ेगा इसमें। हाँ, यानी कि आप 90 में से ये 38 माइनस कर दो, कोस 52। तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन में यही बताना चाहता हूँ कि देखो साइन की वैल्यू यहाँ पे, साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू इक्वल हो सकती है, मतलब साइन और कोस दोनों तरफ हो वो इक्वल हो सकता है, बट सिर्फ एक ही कंडीशन में इक्वल होगा, जब ये 38 और 52 का जो सम है ना वो कितना हो, 90। यहाँ से भी तो देखो साइन और कोस दोनों इक्वल है, बट इन दोनों के जो एंगल का सम है ना वो क्या है, यहाँ पे सम कितना है इनका, 90 है। तो बस आगे से आपको ये बातें इस तरह से ध्यान रखनी है कि साइन ए और कोस बी की वैल्यू इक्वल हो सकती है, यानी कि कब होगी ये, सिर्फ जब ए और बी का सम कितना होगा, 90। तो साइन ए और कोस बी कभी भी आपको इक्वल गिवन होना तो आप समझ जाना कि उन दोनों के एंगल का सम कितना है, 90 है। तो यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि साइन ए और कोस बी इक्वल तभी होंगे जब ए और बी 90 होंगे दोनों मिलके। ऐसे ही टेन और कोट ए प्लस बी 90, ऐसे सीकेंट और कोसिकेंट। फिर टेन ए इंटू टेन बी की वैल्यू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। टेन ए इंटू टेन बी अगर 1 होता है, ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी का सम कितना होगा, 90। जैसे आप ये मान लो 10a यानी कि 1030 और 1060। अब आप सोच के देखो कि क्या इसकी प्रोडक्ट 1 आएगी। 1030 होता है 1/√3 और ये होता है √3, ये 1। लेकिन ये प्रोडक्ट 1 तभी आई है जब इन दोनों का जो सम है ना वो कितना है, 90 है। अदरवाइज प्रोडक्ट 1 कभी भी नहीं आएगी। जैसे मान लो टेंजेंट 30 और टेंजेंट 60, मैं कहता हूँ अब टेंजेंट को, एक टेंजेंट को कोट बना लो। बताओ इस टेंजेंट को कोट में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, कोट 30 लिखेंगे ना। और आपको एक आइडेंटिटी पता ही है कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा हमेशा 1 होता है अगर एंगल क्या हो, दोनों सेम। देखो ये 30 ये 30, तो 10 इंटू कोट की मल्टीप्लाई क्या होती है, 1। तो बस आपको ध्यान ये रखना है 10 इंटू 10 अगर उसका आंसर 1 हो तो दोनों एंगल का सम 90 होना पड़ेगा। ऐसे ही सेम कोट में कोट इंटू कोट 1 तभी होगा जब कितना होगा, इनका सम 90 होगा। अब जैसे क्वेश्चन करते हैं, मान लो ये क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी अब सारी आपको याद होनी चाहिए। आपको ना इसकी वैल्यू निकालनी है। अब एक तो आपको कुछ वैल्यू हमेशा याद रखनी है। 1015 की वैल्यू, 1015 की वैल्यू क्या होती है, √2 - 1। 1022.5, ये 22.5 की लिख लो है ना, ये वैल्यू आप किसकी लिख लो, 22.5 की, √2 - 1। और 1015 की, जैसे मान लो 1015 की आपको वैल्यू निकालनी पड़ गई, पेपर में जरूरत पड़ गई और हमें मान लो याद नहीं है, तो आप क्या लिख दो इसको, टेंजेंट 45 - 30 लिख दो। 1045 - थीटा यानी कि 1 - tan थीटा अपॉन क्या आएगा, 1 प्लस में tan थीटा। ऊपर आएगा √3 - 1, नीचे आएगा √3 प्लस में 1। इसको रेशनलाइज कर लो। ऊपर क्या आएगा आपका, √3 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2a² प्लस b² माइनस के 2ab और नीचे आएगा 2। तो इसको सेपरेट करोगे, 4 - 2 √3/2, तो यानी कि कितना आएगा, 2 माइनस के √3। 1015 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 माइनस में √3 और 22.5 की वैल्यू होती है √2 - 1। बहुत जगह काम आती है ये, बहुत ही ज़्यादा। इसी तरह से और मैं आपको बता देता हूँ, आप हमेशा याद रखना साइन 15 की वैल्यू, वही साइन 15 को आप लिख सकते हो साइन 45 - 30 और साइन a - b का फॉर्मूला लगा लेना, ये आएगी निकल के √2 - 1 अपॉन में 2√2। ऐसे ही कोस 15 की निकलेगी, ये प्लस आ जाएगा बस यहाँ पे। मैंने ये लिखी थी 1015 और 1020। और साइन 18, साइन 18 की वैल्यू बताओ, किसी बच्चे को याद है तो। साइन 18 क्या होता है, साइन 18 और कोस 36 है ना, ये तो बहुत, √5 - 1/4 और ये क्या होती है, √5 + 1/4। ये 6 वैल्यू आपको हमेशा याद होनी चाहिए, 2 ये और 4 ये। अब जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1 - 10² 22.5, 1 + 10² 22.5। एक तरीका तो क्या है कि 10 22.5 की इसमें वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। मतलब कि आंसर तो नो डाउट आ ही जाएगा, बट हमें इस तरीके से सोल्व नहीं करना। आपको एक फॉर्मूला पता है कोस 2 थीटा का। कोस 2 थीटा क्या होता है, 1 - tan² थीटा और अपॉन 1 + tan² थीटा। अब आप इसको ध्यान से देखो तो ये वही तो लिखा हुआ है, 1 - tan² अपॉन 1 + tan²। इसको आप अपने दिमाग में थीटा मान लो, ये थीटा है। तो क्या बन गया ये, 1 - tan² अपॉन 1 + tan²। तो ये तो क्या होता है, कोस 2 थीटा होता है ना। कोस
2 इंटू थीटा, थीटा कितना है 22.5, तो ये कितना हो गया cos 45, और cos 45 होता है 1/√2, मतलब कि बस इसका एंगल का डबल करके cos लगा दिया। ऐसे ही सेम चीज़ देख लो आप, ये क्या किसकी इक्वल है, ये cos 15 का डबल यानी कि 30, cos 30 होता है √3/2। ये बताओ ये क्या बनेगा। सेम क्वेश्चन है ना, मैंने 3 क्वेश्चन दे दिए ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। ये क्या बनेगा सोचो। ये cos 15 बन जाएगा, और cos 15 की वैल्यू √3 + 1/2√2, ये आंसर आ जाएगा अपना। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, जो मैंने अभी आपको बताया था कि टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी हमेशा ही 1 होगा अगर इन दोनों का सम 90 होगा, हमेशा ही ऐसा होगा। क्योंकि एक टेंजेंट को अगर हम कोट में चेंज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, टेंजेंट 90 कोट 90 माइनस बी बन जाएगा ऐसे। तो अब आप ध्यान से देखो, टेंजेंट 15 टेंजेंट 75, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी होगी, 1 हो जाएगी ना, क्योंकि 15 और 75 का सम कितना है, 90 है। आप कैसे करोगे, देखो जैसे मान लो आपको नहीं ध्यान आ रहा कि टेंजेंट 15 और टेंजेंट 75 की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, तो आप एक 10 को कोट में चेंज कर लो, इस वाले 10 को लिखोगे कोट, एंगल कितना करना पड़ेगा, 90 माइनस 75 करना पड़ेगा। टेंजेंट 15 इंटू ये क्या आ गया, कोट 15 आ गया। 10 15 इंटू कोट 15 तो आपको पता है 1 होता है, बट आपको वो वाली आइडेंटिटी नहीं, अब इस तरीके से याद रखना है कि जब भी दोनों एंगल का सम 90 होगा, 10A इंटू 10B का आंसर क्या होगा, 1। ऐसे ही देखो ध्यान से, इन दोनों को देखो, 30 60 इनका भी 1, बच गया 10 45, 10 45 तो खुद 1 होता है, तो ये सारा आंसर क्या आ गया आपका, 1 आ गया। ऐसे ही 10 में, ऐसे ही कोट में। अब इसका आंसर बताओ ध्यान से सोच के क्या होगा। हाँ 0, क्योंकि हाँ यहाँ पे क्या है, कोट 90 इंक्लूड है, कोट 90 नहीं होता तो फिर इसका आंसर 1, इसका आंसर 1, इसका आंसर 1, लेकिन अब की बार अपने को 1 नहीं लिखना, कोस 90, कोट 90 होता है अपना कोस बाय साइन, कोस 90 बाय साइन 90 है ना। तो एग्जामिनर बस इसी तरीके से चेंज करेगा कुछ कुछ चीज़ें, तो आपको इसका आंसर 0 लिखना है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये आ गया, कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री अप टू कोस 179 डिग्री, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा ना, क्योंकि इसमें साथ साथ चलते चलते कोस 90 आएगा, कोस 90 क्या होता है, 0 होता है। अब ये क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये वही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बार बार बताया कि कोस 10 थीटा, 10 5 थीटा और 10 4 थीटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 है। देखो कभी भी ऐसा लिखा है ना कि 10A इंटू 10B 1 दे रखा है आपको क्वेश्चन में, अगर ये दे रखा है तो इसका मतलब क्या होगा, आप A प्लस बी को क्या लिखोगे, हमेशा 90 लिखोगे, क्योंकि पॉसिबल ही तभी है जब दोनों एंगल का सम कितना हो, 90 हो। अब आप सोचो, ये क्वेश्चन में दे रखा है 1 है, तो हम क्या लिखेंगे फिर, 5 थीटा और 4 थीटा का सम कितना है आपका, 90, तो 9 थीटा 90, थीटा कितना आ गया, 10 डिग्री आ गया ना, थीटा आ गया अपना 10 डिग्री, और वैल्यू क्या निकालनी है अपने को, 10 3 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 30, 1/√3 आ गया। तो बस ये रूल आपको याद रखना है कि जब भी 10A इंटू 10B आपको 1 दे रखा है ना, तो आप A और B का सम हमेशा 90 लिखोगे। ऐसे ही कोट में होता है ये रूल, आपको कोट A इंटू कोट B 1 दे रखा है, तो इन दोनों एंगल का सम जो है ना, 11 थीटा और 7 थीटा का सम 1, तो 18 थीटा इज इक्वल टू आ गया आपका कितना, 90, सॉरी 190, तो 18 थीटा 90, और आपको निकालना क्या है, देखो 9 थीटा, तो 18 थीटा 90 है, तो 9 थीटा हाफ हो जाएगा इसका, यानी कि 45 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, टेंजेंट 45, आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 5 में सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस इसमें मैंने एंगल चेंज कर दिए। देखो टेंजेंट इंटू टेंजेंट 1 है, तो फिर वही आप काम करो, इन दोनों का जो सम, टेंजेंट A इंटू टेंजेंट B होगा 1, तो इन दोनों का आपको तो बस क्या है, सम, इन दोनों का सम आप क्या रखोगे, 90। तो ये B से B कट गया, 2A कितना आ गया आपका 90, और ये यहाँ पे पुट कर दो, देखो टेंजेंट 90/3 यानी कि टेंजेंट 30 1/√3। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, कभी भी यूज हो सकती है। 10A इंटू 10B, कभी भी आपको 1 दे रखा हो तो आप हमेशा सोचोगे कि A और B का सम कितना है, 90। कैसे भी क्वेश्चन आगे ना इस तरीके से करना है। जैसे ये क्वेश्चन है अब 10 1 10 2 10 3 10 4 अप टू 1089, तो आप खुद देखो कि ये 10 1 जब 1089 के साथ मिलेगा, इन दोनों एंगल का सम 90 है, तो इनकी प्रोडक्ट क्या होगी, 1। इसी तरीके से 288 के साथ मिलेगा, 387 के साथ मिलेगा, ऐसे ये पेयरिंग होती रहेगी 10 1 इंटू 1089 के साथ, फिर
tan 2 की मल्टीप्लाई होगी tan 88 के साथ, tan 3 की मल्टीप्लाई होगी tan 87 के साथ। आप ये सोच लो कि बीच में कोई टर्म बचेगी क्या या सबकी पेयरिंग हो जाएगी, है ना। तो ये आपको दिमाग लगाना है। हाँ, एक एक 45 बचेगा क्योंकि वो अकेला है। 45 और 45 मिलके 90 होते हैं, बट ये तो एक ही बार है, तो इनका आंसर तो सभी का हो जाएगा 1, और ये अकेला बचेगा, और ये अकेला वैसे ही 1 होता है, तो मतलब इस पूरी सीरीज का आंसर 1 होता है। और ये आपका log में भी ये प्रॉपर्टी यूज होती है। जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चन आया है, log टेंजेंट 1 प्लस में ऐसे ऐसे देगा आपको क्वेश्चन, log टेंजेंट 1 प्लस में log टेंजेंट 2 प्लस log टेंजेंट 3, और इस तरीके से log ऑफ टेंजेंट 89। आपसे पूछा जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो कैसे करोगे, log सबकी क्या कर दो, हाँ मल्टीप्लाई कर दो, और ये 1 होती है, आंसर आ जाएगा 0। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होगी ना, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर बता दोगे 0। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर, देखो इसका आंसर क्या आना चाहिए। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखनी है। ये ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होगी, एल्जेब्रा में भी यूज होगी, कोई भी चीज़ कहीं पे भी यूज हो जाएगी। मैं आपको बस कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। अगर x और 1/x का सम 2 हो, अगर ये सम 2 है ना, तो ये सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल हो सकता है, जब x की वैल्यू आप क्या रखो, 1। जब x की वैल्यू 1 रखोगे ना, तभी आपका इसका आंसर 2 आएगा। आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोल्व कर सकते हो। x² + 1 = 2, तो x² - 2x + 1 = 0 आ गया। ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। x - 1 का होल स्क्वायर 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1। बट आपको आगे से याद रखना है कि x + 1/x का आंसर अगर 2 है, तो x का आंसर 1 होगा। बट इसको सिर्फ हमारे को ना x नहीं सोचना, इसको हमारे को ऐसे सोचना है कि एक नंबर है और दूसरा क्या है, उसका रेसिप्रोकल है। अगर इन दोनों का सम 2 है, इसका मतलब जो नंबर होगा ना, वो कितना होगा, 1 होगा। ऐसे सोचना है अपने को, क्योंकि यहाँ पे देखो ये साइन है, ये साइन है, और ये साइन का रेसिप्रोकल है। तो वही अपने दिमाग में आप साइन को क्या मानो, x ही मानो। तो ये x + 1/x2 है, इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 1 आ गई। साइन थीटा 1 आ गया, तो यहाँ से पुट कर दो। साइन 8 थीटा भी 1 होगा। साइन 1 है तो साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोसिकेंट भी 1 होगा। तो इस तरीके से आपका आंसर ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक तो ये होता है कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि x + 1/x की वैल्यू मान लो -2 आ गई, तो ये -2 कब पॉसिबल है, जब आप x को क्या रखो, -1। ये भी -1 होगा, ये भी -1 होगा। जैसे मान लो क्वेश्चन ये आ गया, इफ साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -2, फाइंड करो आप वैल्यू साइन 8 थीटा प्लस कोसिकेंट 11 थीटा। बताओ आप मेरे को इसका आंसर क्या होगा। 0 आ गया क्या, तो साइन 8, साइन की वैल्यू -1 होगी, -1 की पावर 8, ये -1 की पावर 11, तो ये 1, ये -1, 0 आ जाएगा, है ना। और अगर दोनों पावर इवन होती, तो अगर ये दोनों पावर इवन होती तो आंसर कितना आता, तो 2, और दोनों ओड होती तो -1 आता है ना। तो ये बातें अपने को पहले से ध्यान में रख के चलनी है। उसके बाद अब देखो इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पे वैल्यू पुटिंग, ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू पुटिंग का बहुत ज़्यादा रोल होता है। बड़े बड़े क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में भी, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के भी हम क्वेश्चन करेंगे, वो वैल्यू पुट करने से बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगे। जैसे आपको ना इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले तो आप ये सोचा करो कि जो एक्सप्रेशन अपने को दे रखी है उसमें अल्फा इंक्लूड है, पर जो आंसर है ना, उस आंसर में कहीं पे भी अल्फा है नहीं। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि इसकी जो वैल्यू है वो अल्फा पे डिपेंड ही नहीं करती। इट्स वैल्यू डजंट डिपेंड ऑन अल्फा। मीनिंग होता है ये, क्योंकि जब इसका आंसर अल्फा की फॉर्म में आ ही नहीं रहा, तो हम यही तो बोलते हैं, जैसे एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट के अंदर तो ए है, बी है, सी है, बट अगर उसका आंसर मान लो 0 आ गया, तो इसका मतलब हम ये बोलते हैं कि इसका आंसर जो है ना, वो ए बी सी पे डिपेंड ही नहीं करता। आप ए को फिर वहाँ पे 2 रखोगे तब भी उसका आंसर 0 ही आएगा, 3 रखोगे तब भी 0 आएगा। तो जब अल्फा पे डिपेंड ही नहीं करता, इसका मतलब फिर हम अल्फा को अल्फा क्यों माने, हम अल्फा को कुछ ऐसी वैल्यू मानेंगे जिसके ऊपर हमें इसकी वैल्यू पता है। अब आपका जो मन करे ना, आप अल्फा को मान लो। आप बताओ सबसे आसान आपको क्या लग रहा है इस क्वेश्चन में कि अल्फा को क्या मानना चाहिए, क्योंकि कई जगह रखना पड़ेगा। आप देख लो, है ना, 0 0 रखोगे ना, उससे बेनिफिट ये होगा कि ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 0, क्योंकि tan 0 0 होता है। ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 0, बस आपको यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो आप लेट कर लो, अल्फा को 0 मान लो। जैसे आप अल्फा को 0 मान लोगे, आंसर कितना आ गया, 0 + 0 + टेंजेंट अल्फा + 60, यानी कि टेंजेंट 60। अल्फा को 0 क्यों मानना है बेटा, आप कुछ भी मान लो अल्फा को 30 मान लो, 60 मान लो,
अल्फा को जो आपका मन करे मान सकते हो, बट कुछ ऐसी वैल्यू मानो जिससे कि एक्सप्रेशन का आंसर आसानी से निकल जाए। या तो 60 मान लो, अगर 60 मानोगे तो देखो यहाँ से ये जीरो बना देगा, और 60 मानोगे तो ये भी जीरो बना देगा, तो ये दोनों टर्म जीरो हो जाएगी, यहाँ पे पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जीरो मानने से मेरे को ये क्लियर दिख रहा है कि 10 जीरो जीरो होता है, 10 जीरो जीरो होता है, ये दोनों टर्म खत्म हो जाएगी, सिर्फ ये बच जाएगी। तो ये क्या हो गया अपना 1060, 10 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, 1060 कितना होता है √3, और इनटू में √3, तो इसका आंसर आएगा -3। आप इसको कुछ भी मान सकते हो, बस 90 नहीं मान सकते ना, क्योंकि 1090 तो नॉट डिफाइंड होता है। तो 90 को छोड़ के आप कुछ भी मान लो, कुछ ऐसे नंबर मान लो कि कहीं पे भी ये जो है ना वो नॉट डिफाइंड ना हो जाए। जैसे 30 नहीं मान सकते, 30 मानोगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो 30 मत मानो, 45 मान लो, 0 मान लो, ऐसा मान लो, या 60 मान लो। अब ये क्वेश्चन है अज्यूम करने वाले क्वेश्चन में आज आपको करा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री में, कि अज्यूम करके कितनी आसानी से इन चीज़ों की वैल्यू निकाली जा सकती है। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि कोसिकेंट की वैल्यू दे रखी है और कोट ऑफ दिस की वैल्यू निकालनी है। तो आप इस पे ध्यान दो कि जो वैल्यू आपको निकालनी है ना, ये तो है 45, यहाँ पे ये जो एंगल है ना, इसकी कुछ ऐसी वैल्यू सोचो आप कि वो 45 में ऐड होके और ऐसी वैल्यू बन जाए जिससे कोट का आंसर अपने को पता है। अब आप ऐसे दिमाग लगाओ सिर्फ कि 45 में क्या ऐड करो कि कोट की वैल्यू आप आसानी से लिख सकते हो, एक 10th क्लास का बच्चा भी लिख पाए, है ना। 15 ऐड करोगे आप, आपके तुरंत दिमाग में आएगा कि 45 में 15 ऐड कर दो तो कोट 60, और कोट 60 होता है 1/√3। तो यानी कि आप कह रहे हो कि θ/2 को क्या लिख दो, 15 डिग्री लिख दो, 15 डिग्री। अच्छा, θ/2 15 है, तो इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा, फिर 30 डिग्री हो जाएगा। तो आप देखना थीटा 30 डिग्री हो गया, तो फिर ये क्या आ गया आपका कोट ऑफ 60, यानी कि 1/√3। आंसर आ गया आपका कितना, 1/√3। बट अब आंसर ऑप्शन में तो ऐसा है नहीं, फिर क्या करना चाहिए बताओ। अब आप बताओ, आपका ऑप्शन कैसे चेक करोगे कि आंसर ठीक है हमारा। कहाँ पुट करनी चाहिए थीटा की वैल्यू, ये दिमाग लगाओ बस अब आप ना। आंसर तो पी और क्यू की फॉर्म में है, और पी और क्यू तो हमारे आंसर में यहाँ तो है ही नहीं, तो थीटा को 30 डिग्री यहाँ, हाँ, कोसिकेंट में पुट कर दे तो पी और क्यू में एक रिलेशन आ जाएगा। तो कोसिकेंट 30 इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, और कोसिकेंट 30 कितना होता है, 2 होता है ना, साइन 30 1/2 होता है ये। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2p माइनस 2q इक्वल टू पी प्लस क्यू। पी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 3q के इक्वल आ गई। तो ये आप बोल सकते हो p/q कितना आ गया, p/q कितना आ गया, 3/1। p/q 3/1 कह लो, या अपने को तो यहाँ से रूट, देखो अपना आंसर कितना है, 1/√3 है ना, तो ये हो जाएगा अपना p/q इक्वल टू √3। आप ऐसा करो, रेसिप्रोकल कर दो इसका, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा आंसर है ना ये वाला, मैं उसी के इक्वल बना रहा हूँ इसको। तो ये आएगा 1/√3, तो 1/√3 यानी कि √q/√p आ गया, √q/√p, ऑप्शन नंबर बी आ गया। तो अगर बेसिक तरीके से सोल्व करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। आपको सिर्फ ये सोचना है कि जो हमारे को वैल्यू निकालनी है ना, वो वैल्यू आसानी से कब आएगी, जब θ/2 को आप क्या रखोगे, 15 डिग्री रखोगे। उसके बाद आपको धीरे धीरे आइडिया होता जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, देखो इसी तरीके से ये बोलता है कि ये कुछ एंगल है α1, α2, α3, αn तक, और इन सभी की वैल्यू 0 और 90 के क्या है, बीच में है, 0 और 90 के बीच में है। और आपको क्या दे रखी है, 10 α1, 10 α2, 10 α3 अप टू 10 αn, इन सभी की प्रोडक्ट 1 दे रखी है। आप अपना दिमाग लगाओ कि α1, α2, α3 अगर इन सभी को इक्वल मानना पड़े तो क्या मानना चाहिए कि इससे ये गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ऐसे सोचना है आपको। 45 मानोगे ना, हाँ 45 मानोगे, सभी का आंसर 1 होता है, और ये कंडीशन मतलब कि आप अल्फा को कुछ भी ऐसी वैल्यू मान सकते हो कि गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अब बाकी तो हम अलग अलग तो मान नहीं सकते, क्योंकि 1 हमें क्या पता फिर आंसर 1 आएगा, तो इसलिए मैंने अल्फा को 45 मान लिया। अल्फा को 45 मान के और इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। कोस 45, कोस 45, कोस 45 कितनी टर्म है बताओगे, 1 2 n टर्म है। तो कोस 45 की वैल्यू होती है कितनी, 1/√2, और इसकी कितनी पावर होगी, n, क्योंकि सारी वैल्यू क्या मल्टीप्लाई में है। तो ये हो गया 1/2 की पावर n/2 हो जाएगा ना नीचे, और ऊपर जाएगा तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा, -n/2, 2 की पावर -n/2। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आप 20-25 क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तो आपका माइंड काम करने लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आगे तो हमें बेसिक मेथड से नहीं करने, कुछ ऐसा दिमाग लगाओ कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए और इसकी वैल्यू क्या माननी है। तो सबकी वैल्यू आपको पता लग जाएगा, 45 माननी है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें 10 स्क्वायर अल्फा की वैल्यू अपने को दे रखी है 1 - e², और हमारे को ना इसकी वैल्यू निकालनी है। आप बिल्कुल ध्यान से ये सोचो
अगर आपको कोई अल्फा बता दे अल्फा, तो इसकी वैल्यू तो आप आसानी से निकाल ही सकते हो। बट अल्फा किसकी फॉर्म में दे रखा है आप ये सोच लो। टेंजेंट स्क्वायर अल्फा तो 1 माइनस ई स्क्वायर दे रखा है। मैं कहता हूँ अगर हमारे को अल्फा पता लग गया ना, तब तो ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। बट अल्फा यहाँ से पता नहीं लग सकता क्योंकि ये 1 माइनस ई स्क्वायर है। तो अब आप है ना ई को कुछ मान लो अपने दिमाग में। आप ई को ऐसा क्या मान लोगे, आप ये बता दो बस कि टेंजेंट अल्फा की वैल्यू यहाँ से आसानी से आ सके, मतलब अल्फा आ सके। मेरा काम है अल्फा निकालना। ई को जीरो मान ले, क्योंकि ई को जीरो मानोगे ना तो फिर ये 1 माइनस जीरो 1 हो जाएगा, और टेंजेंट स्क्वायर अल्फा 1, तो अल्फा कितना आ जाएगा आसानी से 45 आ जाएगा। कुछ ऐसा मान लो कि हम वैल्यू आसानी से निकाल पाए। तो बस ये आंसर 1 आ गया 45। तो सीकेंड 45 कितना होता है √2, टेंजेंट 45 होता है 1, और कोसिकेंट 45 कितना होता है √2। तो √2 प्लस √2 कितना आ गया अपना 2√2 आ गया। आंसर आ गया 2√2। अब आप बता दो 2√2 आंसर किस एक्सप्रेशन से आएगा इन चारों में से। चारों एक्सप्रेशन देखो किसकी फॉर्म में, ई की फॉर्म में है ना, और ई को हमने क्या माना था जीरो। ई को जीरो पुट कर दो चारों ऑप्शन में, और आंसर आना चाहिए कितना 2√2। वो ऑप्शन बता दो आप मेरे को, है ना, ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना आना चाहिए। ई को डी आएगा है ना, बाकी तो कोई आ ही नहीं रहा, तो डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा बस। तो अज्यूम करने के बाद ऑप्शन को कैसे वेरीफाई करना है ये भी अपने दिमाग में होनी चाहिए बातें। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हर बार एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको एक इक्वेशन गिवन होगी 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई, और आपको एक्स निकालना है। देखो आप, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 2x प्लस में 3y इक्वल टू 10, और मेरे को x की वैल्यू बताओ, और यूनिक होनी चाहिए, मतलब कि जो वैल्यू आप बताओगे सारे बच्चे वही बताए, तो बताओ क्या कोई बता पाएगा ऐसी वैल्यू। 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, और मैं कहता हूँ एक ऐसी वैल्यू बताओ जो आप आंसर बताओ, दूसरा बच्चा भी वही बताए, तीसरा भी वही बताए, तो आप कहोगे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वेरिएबल तो इक्वेशन एक, तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं हो सकते। इनफाइनाइट हो सकते हैं, एक्स की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। बट अगर हम दूसरी इक्वेशन इसके साथ और लिख दें, फिर आप बता पाओगे कि इसकी अगर यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वो क्या होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक साइन इनवर्स है और एक कोस इनवर्स है, बट इक्वेशन दे रखी है एक, तो फिर अलग अलग वैल्यू इनकी निकालना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है एक्स और वाई, और मैंने आपको इक्वेशन दे दी x माइनस वाई इक्वल टू 30, और मैं कहता हूँ आपको फाइंड x एंड y। तो एक इक्वेशन मैंने आपको बता दी, लेकिन दूसरी इक्वेशन नहीं बताई, और मैंने आपसे अलग अलग वैल्यू पूछी है। तो दूसरी इक्वेशन के लिए मैंने आपको ना हिंट दे दिया कि दोनों एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री है। तो दूसरी इक्वेशन फिर आपको खुद को बनानी पड़ेगी कि इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। ऐसे में ये कह रहा हूँ कि दिखने में तो ये इक्वेशन एक है, बट दूसरी इक्वेशन हम खुद जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है आपका पाई/2 होता है ना। बस ये आपको बात ध्यान रखनी है कि एक इक्वेशन तो इसने खुद ने दे रखी है, दूसरी इक्वेशन साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में हम हमेशा जानते हैं वो ये होती है। इन दोनों से आप एक्स निकाल दो, देखो माइनस कर दो, कोस इनवर्स कट जाएगा, ये कितना आ गया आपका 2 साइन इनवर्स एक्स, और पाई में से पाई/2 गया यानी कि पाई/2, इस 2 को नीचे शिफ्ट कर दो, साइन इनवर्स एक्स कितना आ गया पाई/4, एक्स कितना आएगा आपका साइन पाई/4, साइन पाई/4 कितना होता है 1/√2। एक तरीका तो ये है कि दूसरी इक्वेशन अपने आप से क्रिएट कर लो और आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है ना कि ये फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए, साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स इक्वल टू पाई/2। तो अपने को इक्वेशन दे रखी थी 3 साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स, मैं कोस इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ पाई/2 माइनस साइन इनवर्स लिख सकता हूँ, इक्वल टू क्या आ गया पाई। देखो पूरा क्वेश्चन किस में चेंज हो गया, साइन इनवर्स में। अब तो आप एक्स की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। तो बस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा इस इक्वेशन को याद रखना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये तो साइन और कोस में है, एक टेन और कोट में भी आ सकता है, प्लस में इसी तरह से आ गया मान लो आपका कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई, तो यहाँ पे भी आपसे एक्स की वैल्यू पूछी जा सकती है। तो एक्स की वैल्यू आप ये मत सोचना कि यहाँ पे भी 1/√2 होगी, क्योंकि वो साइन की जगह 10 आएगा ना, तो फिर वो चेंज हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आज मैंने शुरू में ही आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया कि जब भी ऐसी इक्वेशन आ जाए, आप बस ये सोचो कि 10th क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन आते थे, एनसीईआरटी में 9th चैप्टर में एज इट इज क्वेश्चन है ऐसे, बट वहाँ पे हम बच्चे को ऐसा सिखाते हैं ना कि साइन इज इक्वल टू कोस, कि दोनों तरफ या तो कोस बना लो या साइन बना लो ताकि वो कट जाए। तो हम कहेंगे कि आप इस कोस को लिख दो साइन, एंगल को क्या लिख दो 90 माइनस में 3 थीटा, और साइन से साइन कैंसिल कर दो, तो 2 थीटा किसके इक्वल आ गया 90 माइनस 3 थीटा, और फिर हम आंसर निकालते थे 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 18। देखो बात वही है यहाँ पे भी, ऐसा ही हम करेंगे। बट मैं ये कहता हूँ कि जब भी साइन की वैल्यू कोस के इक्वल गिवन हो, तो इन दोनों का सम
वो तभी पॉसिबल है जब इन दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा। और आप देख लो खुद ही, लास्ट में यही तो आया है 2 थीटा प्लस 3 थीटा, यानी कि अगर साइन ए और कोस बी आपको इक्वल गिवन होना तो आप समझ जाना इसका मतलब है कि ए प्लस बी कितना होगा, 90। अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि साइन 2 थीटा और कोस 3 थीटा इक्वल है, तो मतलब कि 2 थीटा और 3 थीटा का सम 90 है। तो मैं ये इसलिए आपको बात बता रहा हूँ कि एग्जाम में लिखना ना पड़े आपको कुछ भी। अब एग्जाम में तो आप तुरंत समझ जाओगे कि 5 थीटा 90 है, तो थीटा कितना आ गया, 18 डिग्री आ गया। थीटा आ गया आपका 18 डिग्री, और वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की। तो 1 प्लस 4 साइन थीटा, यानी कि 1 प्लस 4 साइन 18, कितना आ गया आंसर, साइन 18 मैंने बताया था अभी, √5 माइनस 1/4, 4 से 4 कट गया, -1 से +1 कट जाएगा, √5 आंसर आ जाएगा। तो आप ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी आनी चाहिए आपको। उसके बाद क्वेश्चन देखो आप, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, tan स्क्वायर 15 प्लस cot स्क्वायर 15। सिर्फ कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, वैल्यू पुट कर दो। tan स्क्वायर 15 की वैल्यू क्या होती है और cot स्क्वायर 15 की वैल्यू क्या होती है। tan स्क्वायर 15 की वैल्यू मैंने आज आपको बताई है, और नहीं आती मान लो फिर भी अब भी किसी बच्चे को, तो आप ये सोचो कि टेंजेंट 15 की वैल्यू एग्जाम में जरूरत पड़ेगी तो कैसे निकालोगे। tan 15 को लिखोगे ना 45 माइनस 30, फिर tan 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। tan स्क्वायर 15 की वैल्यू कितनी होती है, और फिर tan की याद होगी तो फिर cot स्क्वायर की भी निकालनी पड़ेगी, दोनों की सोचनी पड़ेगी आपको, है ना। tan स्क्वायर 15 की क्या आई थी, 2 माइनस √3। अब ये बच्चे ना ऐसे रट लेते हैं कि ये 2 माइनस √3 है तो ये 2 प्लस √3 है, बट ये ऐसा होता क्यों है, ये तो इसकी रेसिप्रोकल होती है ना। तो 2 माइनस √3 का आप जब रेसिप्रोकल करोगे तो वो तो ये आएगा। अब इसको फिर क्या करना है आपको, रैशनलाइज करना है ना, और रैशनलाइज करोगे तो ऊपर 2 प्लस √3, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, 4 माइनस, तो वो इसलिए होता है ना। तो कभी भी कोई x ऐसा दे रखा हो आपको कि 2 प्लस √3, और ये मान लो 2 की जगह 3 आ गया, तो हम ऐसे ही नहीं करेंगे कि इसको भी ये लिख दिया, तो इसका कोई लॉजिक नहीं होता। ये हम ऐसा डायरेक्ट इसलिए लिख देते हैं क्योंकि इसके स्क्वायर का सम और इसके स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए हम वो रेसिप्रोकल लिखने के बजाय डायरेक्ट क्या करते हैं, बीच का साइन चेंज करते हैं। तो टेंजेंट की वैल्यू होती है 15 डिग्री पे 2 माइनस √3 और इसका होल स्क्वायर, और ये होती है 2 प्लस √3 इसका होल स्क्वायर। अब बस आप ये देख लो, हाँ ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2ab तो कैंसिल हो जाता है। बस यहाँ पे आप लिखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 14। तो कई क्वेश्चन आसान होते हैं बट समझ नहीं होती कि इसको सोल्व कैसे करें फटाफट से। तो बस टेंजेंट 15 की वैल्यू पुट कर दो, आंसर ही आ जाएगा आपका सीधा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या कहते हैं, थीटा की वैल्यू जो है वो -π/4 से π/4 के बीच में है, और आपको ये इक्वेशन दे रखी है। बस आप इतना दिमाग लगा लो कि टेंजेंट इस थीटा की वैल्यू इस इंटरवल के अंदर कोई ऐसी सोच लो जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बस ऐसा सोच लो आप। थीटा को क्या ऐसा मानो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। सबसे पहले हिंट मिल रहा है आपको यहाँ से, ये 45 प्लस में कुछ भी ना हो, जीरो हो जाए, है ना। जीरो होते तो 10 45 1 होता है, और यहाँ पे भी जीरो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि थीटा को जीरो मान के आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो फिर ये क्या आ गया, देखो 10 45 इक्वल टू 1 प्लस 0, और ये भी 1 होता है, ये भी 1, मतलब कि ट्रू है, थीटा की वैल्यू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो आपको निकालनी क्या है, cos 2 थीटा, यानी कि cos 0, और cos 0 क्या होता है, 1। तो बस आपको ये देखना है कि जो गिवन कंडीशन है ना, उसको कोई थीटा की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है क्या। अगर कर रही है तो फिर वो हर एक को करेगी, मतलब कि ये आइडेंटिटी आपको दे रखी है। ऐसा ये क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में 3/4, यानी कि साइन एक्स कितना आ गया अपना, √3/2। लेकिन देखो एक तो बात होती है कि प्लस माइनस का लिखें, एक प्लस का लिखें, वो इस पे डिपेंड करता है। थीटा कहाँ से कहाँ तक आप देख लो, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए मैंने -√3/2 ना लेके सिर्फ √3/2 ली। और आपको निकालना है टेंजेंट 3x, तो टेन साइन एक्स आ गया, तो x कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, x 60 डिग्री आ गया, तो टेंजेंट 3 इंटू 60, 10 180। बताओ 10 180 कितना होता है, 10 180 के बारे में सोचो ना, जीरो होता है ना, साइन 180 बाय कोस 180, इसको ऐसे याद नहीं रख सकते, तो साइन 180 डिवाइड बाय कोस 180, साइन एन पाई, यानी कि पाई का कोई भी मल्टीपल लिख दो ना साइन के अंदर, वो जीरो होता है। और कोस एन पाई कितना होता है, साइन एन पाई और कोस एन पाई। जब भी क्वेश्चन आए उसमें कोई नई बात आए ना, तो उसको लिखने की आदत डालो ताकि नई चीज़ आप सीख सको। ये होगा जीरो, और कोस एन पाई क्या होता है, -1 की पावर n, और n क्या होता है, एक इंटीजर होता है ये।
तो कोस 180 क्या होगा -1, यानी कि आंसर आएगा कुल मिला के 0। टेंजेंट एन पाई भी इंक्लूड कर लो। टेंजेंट एन पाई भी क्या होता है आपका 0, एन क्या हो कोई भी इंटीजर। अब ये देखो, ये आपको ध्यान आ जाना चाहिए, 10th क्लास में होते थे ऐसे क्वेश्चन। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ये आपको दूसरी इक्वेशन दे रखी है, और वहाँ पे लिखा होता था कि ए और बी अक्यूट एंगल से है ना। अब ऐसा लिख देगा वो, एक ही बात है, इसका मतलब भी। तो हमारे को इन दोनों का रेशियो निकालना है, 10 ए और 10 बी का। तो जब आपको ए और बी की वैल्यू ही पता लग जाएगी फिर तो सब कुछ निकल जाएगा। तो देखो साइन ए प्लस बी अगर 1 है, ए प्लस बी कितना होगा यहाँ से 90, साइन को उधर ले जाओ। अच्छा, इसको पहले 2 को इधर शिफ्ट कर दो, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा, देखो 1/2 कब वैल्यू होती है 30 पे। तो ए प्लस बी 90, ए माइनस बी 30, तो ए कितना आएगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ये कितना आएगा आपका 60, और बी कितना आ जाएगा फिर 30। तो ये आ गया अपना टेंजेंट 60, रेशो 10/30। 10/60 होता है 1, ये √3, और ये होता है 1/√3। रेशो ही निकालना है, तो यानी कि रेशो का मतलब ये ऐसे डिवाइड है ना, ये डिवीजन ही तो है, तो 3:1 आ जाएगा आंसर, बस 3:1। देखो इसमें आपको है ना ये इक्वेशन दे रखी है, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। मैं इस साइन को अगर खत्म करना चाहता हूँ तो इस 1 की जगह मैंने लिख दिया मान लो साइन। एंगल कितना लिखे बताओ, अब आप ये सोचो एंगल कितना लिखे कि वो 1 बन जाए, 90। तो साइन से साइन कट गया दोनों तरफ से, ए प्लस बी कितना आ जाएगा 90 डिग्री। इसी तरह से साइन ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 1/2, 1/2 की जगह मैं लिखता हूँ साइन, और एंगल कितना लिखे 30। तो साइन से साइन कैंसिल हो गए, ए माइनस बी कितना बच गया 30। तो ए और बी में 2 इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके ए और बी निकल गए। ए और बी निकल जाएंगे तो आप यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दो। ऐसे देखो ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आपको ये एक इक्वेशन दे रखे साइन और कोस में, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, टेंजेंट निकाल सकते हो ना। कोस को उधर शिफ्ट कर दो और इस 4 को इधर शिफ्ट कर दो, तो साइन बाय कोस 10, 10 क्या हो गया 3/4। टेंजेंट की वैल्यू 3/4 आ गई, तो फिर इसका तो फॉर्मूला होता है ना अपने पास, 10 45 प्लस थीटा, 1 प्लस में 10 थीटा और अपॉन में 1 माइनस में 10 थीटा, 1 प्लस 3/4 और नीचे क्या आएगा 1 माइनस 3/4, ऊपर आएगा 7/4, नीचे आएगा 1/4, 4 से 4 कैंसिल कर दो, 7 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें कहता है कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल होते ही आप मतलब समझ जाया करो कि तीनों एंगल का सम कितना है 180 है, और एंगल सी की वैल्यू आपको दे रखी है 2π/3, 2π/3 होता है 120। अगर एंगल सी 120 है तो इसका मतलब ए और बी का सम कितना बच गया 60 बच गया, ये बच गया। अब इस क्वेश्चन में बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ए और बी का सम 60 बच गया और आपको इसका आंसर निकालना है, और पेपर में तो आपको ऑप्शन गिवन होंगे 1 2 3 4 0 समथिंग ऐसे करके, तो इसका आंसर ए और बी पे डिपेंड नहीं करता। तो वही बात कि ए और बी का सम आपको 60 दे रखा है, आपको क्या मानना चाहिए बताओ, ए को क्या मानने बी को क्या मानने। अगर आपका मन करे हाँ 0 60 मान लो, 30 30 मान लो, कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना। मैं 30 30 मान लेता हूँ, आप ए को भी और बी को भी क्या मान लो 30, बस जो भी आप मानोगे ना वो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए और बी का सम 60 है। तो कोस 30 कितना होता है √3/2, और √3/2 का स्क्वायर कर दो, और इसमें भी क्या होगा 3/4 होगा। अच्छा ये भी फिर ऐसा ही हो जाएगा ना, ये एक √3/2 है, दूसरा भी √3/2 है, तो एक फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा सिर्फ अपना 3/4 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको, और निकालना क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये ऐसा नहीं होता कि हर एक क्वेश्चन में ऐसा हम निकाल पाएंगे। यहाँ पे तो 2 तरीके हैं, या तो आप थीटा की कुछ ऐसी वैल्यू सोच लो, थीटा की कोई भी ऐसी वैल्यू सोचो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, बस ये सोच लो आप। 0 भी कर रही है ना, 0 पुट करोगे तब भी ये सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है। थीटा को 90 पुट करोगे तब भी ये सेटिस्फाई कर रही है, मतलब कि आप अपनी मर्जी से थीटा को या तो 0 रख दो और या थीटा को 90 रख दो। आप बताओ थीटा को 0 रखोगे तब भी आंसर क्या आएगा 0, और थीटा को 90 रखोगे तब भी आंसर क्या आएगा 0, तो आंसर तो क्या आएगा 0 ही आएगा इस क्वेश्चन का। बट बात ये है कि यहाँ पे 1 की जगह कुछ और आ जाए, मान लो कुछ भी आ सकता है, आपका 3/2 आ गया, 1 की जगह आ गया 3/2, फिर तो हम ऐसा नहीं सोच सकते। तो मैं कहता हूँ बेसिक मेथड है इसका, दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो बस ये क्वेश्चन एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, ये 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा आ गया 0,
साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या आ जाएगा 0। तो चाहे ऐसे भी कर सकते हो आप, और अगर आपको बस ये बात पता होनी चाहिए कि गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ऐसी वैल्यू सोच लो थीटा की। अगर आप सोच पाए तो आपका आंसर उसी स्टेप में निकल जाएगा, नहीं सोच पाते तो फिर हमारे को कोई और प्रोसीजर फॉलो करना ही पड़ेगा। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आएंगे कि आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इसकी। देखो अभी तक जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन पढ़ी होगी ना, वो ये वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट होती ही है, ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कोस थीटा। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो है रूट ऑफ ए स्क्र प्लस में बी स्क्र, और इस एक्सप्रेशन ई की मिनिमम वैल्यू होती है माइनस टाइम्स ऑफ रूट ए स्क्र प्लस में बी स्क्र, ये होती है। बट ऐसी एक्सप्रेशन हमने नहीं पढ़ी, और ना मल्टीप्लीकेशन में अभी आपको कोई रूल नया सीखने की जरूरत है। आप इसको ना एक सिंगल वेरिएबल के अंदर बना लो, यानी कि या तो इसका पूरा आंसर ले आओ साइन में या ले आओ कोस में। तो ई है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और वो बनाना अपने हाथ में है। मैं कहता हूँ 2 से इसको डिवाइड कर दो और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, और ये क्या बन गया अपना साइन 2 थीटा बन गया। तो बस अब सिर्फ क्वेश्चन आ गया साइन के अंदर, ई की वैल्यू साइन की फॉर्म में आ गई, और आपको निकालने का मैक्सिमम। ई की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? देखो ये 1/2 तो कॉन्स्टेंट है, इसकी वजह से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा तब ये ई क्या होगा, आपको पता है मैक्सिमम होगा। साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। आप ये मत सोचना कि वो तो साइन थीटा की होती है, थीटा वहाँ पे कोई थीटा फिक्स थोड़े है कि 15 डिग्री है कि 2 डिग्री है, मतलब थीटा को आप कुछ भी रख लो, उसका ज़्यादा से ज़्यादा आंसर क्या आ सकता है 1। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 1/2। अच्छा ये मैक्सिमम की जगह मिनिमम भी पूछ सकता था, तो 1/2 तो फिक्स है। जब साइन 2 थीटा मिनिमम होगा यानी कि -1 होगा, तब इसका आंसर कितना आ जाता है आपका -1/2 आता। इसको जीरो नहीं मानेंगे, जीरो नहीं मान सकते है ना। हाँ अगर मान लो साथ साथ में ये भी आपको पता होना चाहिए कि कोई एक्सप्रेशन ई है 1/4 साइन स्क्वायर थीटा। अब आपसे वैल्यू पूछ ले कि ई की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। वन वन नहीं पुट किया। देखो हम क्या करें हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, और आप साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी हो सकती है। साइन 2 थीटा की पूरी कंप्लीट, साइन थीटा है ना 1 होती है ना, साइन थीटा की रेंज होती है हमेशा -1 से 1 के बीच में, यहाँ पे है ना ये है। अच्छा इसकी वैल्यू बताओ मैक्सिमम कितनी होगी, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1/4, और मिनिमम कितनी होगी, अब मिनिमम बताओ। 0 होगी ना। हम ये नहीं कहेंगे कि साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है उसका स्क्वायर कर दो, नहीं ऐसा नहीं, हमें इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू बतानी है। साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है ना, हो ही नहीं सकती इसकी -1, तो ये 1/4 इंटू 0 0 आ जाएगा। बस ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आएंगे आपके सिलेबस में कि मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको इस एक्सप्रेशन की। आप खुद सोचो, इसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी जो पिछले क्वेश्चन में हमने चेंज किया था ना, ये तो हमारे को चेंज करके इसने दे रखा है। तो बताओ अगर ये ई है तो ई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए 3/1, क्योंकि ये कुछ भी हो, ए को कोई भी रियल नंबर लिख दो, कोस ऑफ दिस तो क्या होगा हमेशा मैक्सिमम 1 ही होगा ना। और अगर इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ जाए अपने को 3 × -1 3। लेकिन मान लो अपने को हैबिट है कि इसको हम थोड़ा सोल्व करेंगे, 3 इंटू कोस ए प्लस बी। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ। अब क्या होता है कोस ए कोस बी, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी और माइनस में साइन ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसको क्या कर लो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। कोस π/3 कोस 60 कितना होता है 1/2 कोस ए, और साइन 60 √3/2, और साइन ए 3 से मल्टीप्लाई कर लो 3/2 साइन ए, और माइनस कितना हो जाएगा अपना 3√3/2 साइन ए। ये था कोस ए, पहले वाली टर्म है कोस ए। तो अब ये तो वही एक्सप्रेशन बन गई जो अभी मैंने पीछे बताई थी आपको, ए साइन थीटा बी कोस थीटा। तो कोस ए और कोस ए देखो ए सेम होना चाहिए दोनों का, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा 9 9 3 जा 27, और डिवाइड बाय कितना होगा 4। तो ये कितना आ गया 36/4 9 आ गई। तो आंसर देख लो कितना आ गया 3। अब आप खुद देख लो, ऐसे करोगे तो कितना लेंथी हो गया। आपको तो बस ये सोचना है कि 3 इंटू कोस थीटा कुछ भी दे रखा हो, थीटा से कोई मतलब नहीं है, तो बस इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वो कितनी होगी आपकी 3 ही होगी, और ई की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 3 इंटू -1 -3 ही होगी। ऐसे करना है। हाँ ये मेथड तब यूजफुल है ना जब आपको ऐसे दे रखा हो साइन थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस में कोस ऑफ थीटा प्लस π/4, इस तरह से अगर गिवन हो
तो फिर आपको जो है ना ये फॉर्मूला लगाना ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे अपना क्या हो रहा है, थीटा और थीटा स्टार्टिंग में सेम नहीं है। तो आप इसको जब ओपन कर दोगे तो पाई/4 पे तो साइन और कोस की वैल्यू आपको पता है, तो फिर क्या थीटा थीटा बच जाएगा सब जगह। अब ये देखो मैट्रिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के एग्जाम में कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसा क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेगा पेपर में अब की बार कि जो डायरेक्ट सोल्व हो जाए, मतलब आपने डिटर्मिनेंट ओपन किया और वो सोल्व हो गया ना, ऐसा तो एग्जामिनर देगा नहीं। अब यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, आप बहुत कुछ सीख पाओगे इससे। आपको इसकी वैल्यू 0 दे रखी है और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप बस ना अपने दिमाग में एक ही चीज़ सोच लो कि एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 कब कब हो सकती है। या तो कोई 2 रो को सेम बना लो, या कोई 2 कॉलम को सेम बना लो, या फिर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट को 0 बना लो। तो अब आप क्या सोचोगे, देखो 2 रो या 2 कॉलम को सेम बनाने का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको इसके इक्वल रखूँ, इसको इसके इक्वल रखूँ, है ना, तो वैल्यू आनी बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूँ अगर आप किसी एक रो को 0 बनाना चाहो तो बना सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 दे रखी है। तो जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम यहाँ पे करना चाहते हैं उसके लिए हम कैपेबल होने चाहिए। मतलब कि अगर मैं चाहूँ कि इस फर्स्ट रो को 0 बना दूँ तो बना सकता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, और अगर मैं इसको 0 बना भी दूंगा तो वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो मैं अगर मान लो फर्स्ट रो को 0 बनाता हूँ, मतलब कि पी भी 0 होगा, क्यू माइनस वाई भी 0 होगा, और आर माइनस जेड भी क्या होगा, 0। तो पी क्या आ गया अपना 0, क्यू क्या आ गया हमारा वाई, और आर क्या आ गया जेड। अब आप बताओ आंसर क्या आ गया अपना, पी 0 0/x। क्यू और वाई इक्वल है ना, क्यू और वाई इक्वल हो तो ये क्या होगा 1, आर और जेड इक्वल है, ये आंसर कितना आ गया 1। तो कंप्लीट आंसर कितना आ गया अपना 2। इस तरीके से बस आपको सोचना है। अच्छा फर्स्ट कॉलम क्यों नहीं बनाया मेरे को, अगर फर्स्ट कॉलम को बना देता मैं तो फिर देख लो आप क्या है, इससे तो सिर्फ पी की वैल्यू आ पाती। पी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी आपकी 0, और यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ रही है देखो x, और ऊपर से आप कह रहे हो पी 0 है, नीचे से कह रहे हो पी x है, तो x क्या है 0, और x 0 नहीं हो सकता क्योंकि x यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में है। तो बस हमेशा ध्यान रखना कि सारी कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो एक रो को आपने 0 बना दिया, उससे ये पूरा क्वेश्चन आपका इजीली सोल्व हो गया। अभी मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे 0 बनाने वाले। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे a और q की वैल्यू इक्वल नहीं है, c ना तो r के इक्वल है ना s के इक्वल। इन कंडीशंस का आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा यूज होता नहीं है, ये तो एग्जामिनर को क्वेश्चन सेट करने के लिए लिखनी पड़ती है, क्योंकि अगर ये कंडीशन नहीं लिखेगा ना तो फिर जो मैथमेटिशियंस है वो सवाल खड़ा कर देंगे कि अगर ये आप नहीं लिखोगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे मान लो पेपर में अगर ये इक्वेशन आएगी ना 3 sin इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई, अगर एग्जामिनर ने सिर्फ इतना ही लिख दिया तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि इसकी कंडीशन होती है ना कि x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से 1 तक। x अगर इनके डोमेन में ही नहीं है तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि ये आंसर इसका पाई आएगा, तो फिर उसको लिखना पड़ता है। बट हमारे लिए उसका क्या है, कोई यूज नहीं होता, हम उसको ध्यान ही नहीं देते। अब इसको देखो, इसकी वैल्यू 0 है, तो अब आप बस यही सोच लो किस रो को या किस कॉलम को आप 0 मानो कि इसका आंसर आसानी से निकल सके। आप ये सोचोगे किसको आपको 0 मानना चाहिए। अगर आप इसको 0 मान लेते हो तो यहाँ से p कितना आ गया देखो 0, और b कितना आ गया 0, और c कितना आ गया 0। मैं इस फर्स्ट रो को अगर 0 के इक्वेट कर देता हूँ तो मेरे पास ये तीनों वैल्यू आ गई। तो अब आप देखना आंसर क्या आ गया आपका, p, p मतलब 0, 0 माइनस ए प्लस क्यू बाई क्यू माइनस बी, बी कितना है देखो 0, आर, आर तो आर ही है, और आर माइनस सी, सी कितना 0, तो ये कितना आ गया आपका 0 आ गया, प्लस क्यू से क्यू कट गया 1 आ गया, आर से आर कट गया 1 आ गया। देखो कितनी आसानी से आंसर आ गया ना। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। ये आंसर आएगा 2। ऐसे ही ये देख लो थर्ड क्वेश्चन है, लगातार इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, तो आपको बताना है कि एक्स वाई जेड कौन सी सीरीज में होंगे। तो बस आप ये दिमाग लगा लो कि किस रो को या किस कॉलम को 0 रखने से एक्स वाई जेड के अंदर एक रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि रिलेशन आएगा तभी तो हम उसको बता पाएंगे कि वो जीपी में है। अगर हम इस फर्स्ट कॉलम को 0 बना दें, आप देखो फर्स्ट कॉलम को अगर 0 बनाओगे तो उससे क्या फायदा होगा, एक्स भी। अच्छा इसको फर्स्ट रो को क्यों नहीं बनाया, क्योंकि एक्स और वाई, अगर एक्स और वाई 0 हो गए, आपको ये पता है कि 2 प्रोग्रेशन ऐसी होती है, एक तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन और एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। इनकी कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकती, नो टर्म इज 0, क्योंकि एचपी की कोई टर्म मान लो 0 होगी तो उस 0 का रेसिप्रोकल यानी कि नॉट डिफाइंड वो एपी की टर्म होनी चाहिए, तो यानी एचपी की कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकती। जीपी की कोई टर्म 0 होगी, मान लो आपने जीपी ऐसी बना दी, तो फिर कॉमन रेशियो जीपी में कैसे निकालते हैं, दिस बाय दिस, तो 2 को 0 से डिवाइड करोगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो यानी कि एचपी और हार्मोनिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इन दो सीक्वेंस की कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकती। एपी की कोई भी टर्म 0 हो सकती है बट इनकी नहीं। तो इसलिए मैंने एक्स और वाई को 0 नहीं माना। तो मैं क्या करता हूँ, पहले कॉलम को मान लेता हूँ,
इसको 0 मान लिया और वाई पी प्लस में जेड इसको 0 मान लिया। इधर से आप जो है ना वाई की वैल्यू निकाल लो या एक्स पी की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि पी अपने को खत्म करना है ना क्वेश्चन से। मुझे पी नहीं चाहिए, मेरे को एक्स और वाई में एक रिलेशन चाहिए, तो यहाँ से पी निकाल लो। अब क्या आ गया माइनस वाई बाई एक्स, और यहाँ से भी आप पी निकाल लो माइनस जेड बाई वाई, और इन दोनों पी की वैल्यू को इक्वेट कर दो। माइनस वाई बाई एक्स माइनस जेड बाई वाई, माइनस से माइनस कट गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया जेड एक्स, और इसका मतलब क्या होता है एक्स वाई और जेड किस में होते हैं जीपी में। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन हमने देखो सिर्फ एक रो या एक कॉलम को अज्यूम करके क्वेश्चन सोल्व कर दिए। अब ये डिटरमिनेंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये मैट्रिक्स का। मैंने आपको क्लास में बताया था कि ए एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है 3x3 ऑर्डर की। एक तो ऑर्डर पे फोकस करना है और डिटरमिनेंट तो आपको बताना ही बताना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले ना एक एक चीज़ करके सोल्व किया करो। इसकी 2 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ इस 3a को क्या मान लिया करो आप, एक बार b मान लो। अब जब डिटरमिनेंट से ये 2 बाहर जाएगा तो इसकी पावर कितनी होती है, जितनी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है एडजॉइंट ऑफ b। तो ये आ गया 8। अच्छा, किसी मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना है तो आप एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करो, बी का ही डिटरमिनेंट लिख दो, और पावर कितनी, जितना इसका ऑर्डर है उससे एक कम, यानी कि 3/3 है तो इससे एक कम। तो अब बात सिर्फ रहेगी क्या, डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालने की। अब मेरे को डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालना है, और बी किसके इक्वल है, देखो बी आपने माना था 3a के, और 3 जब बाहर आएगा तो 3 की पावर बाहर आएगी कितनी, 3 जितना इसका ऑर्डर है इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, 3 की पावर 3 इंटू 4, तो यानी कि 8। और ये क्या आ गया आपका 3 की पावर 3 इंटू 4, और इसका क्या है होल स्क्वायर। अच्छा, इसने अल्फा, इसका आंसर ही निकालना है, इसने क्या अल्फा बीटा की फॉर्म में दे रखा है, तो मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। 3 की पावर 3 2 जा 6, और ये होता है 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 और एक 2, तो 2 की पावर कितनी होगी 4। तो कुल मिला के 2 की पावर 3 ये है और 4 ये है, तो कितनी होगी 2 की पावर 7, और 3 की पावर कितनी होगी 6। एक तो क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। दूसरे क्वेश्चन में इसने कह दिया कि इसका आंसर है 2 की पावर अल्फा और 3 की पावर बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई देखो 7, और बीटा की वैल्यू आ गई 6। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 13। और बहुत चांस है कि ये क्वेश्चन इस बार आएगा, क्योंकि ये अभी एनडीए 2023 का जो पेपर हुआ 16 अप्रैल को, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो आसपास के पेपर होते हैं ना, एनडीए लेवल है, बीएससी एग्री लेवल है, लगभग सेम ही लेवल होता है। एनडीए का लेवल थोड़ा अच्छा होता है, तो उसके क्वेश्चन रिपीट होने के मोस्ट प्रोबेबल चांस होते हैं कि आएंगे पक्के 3-4 क्वेश्चन वहां से। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें ये वाला, इसमें देखो आपको बस ये 2-3 प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि डिटरमिनेंट ऑफ के ए अगर आपको निकालना हो तो के बाहर आएगा एन पावर के साथ, और एन आप समझ गए एन क्या होते हैं, ऑर्डर होता है मैट्रिक्स ए का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट आप निकालना चाहते हो तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का ऑर्डर निकाल, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल दो, और इसकी पावर कर दो जितनी पावर है ना, जितना ऑर्डर है उससे एक कम। बस ये 2 रूल इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। कांस्टेंट कैसे बाहर आएगा, और एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालने का क्या तरीका है अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको गिवन हो तो। अब ये देखो इस क्वेश्चन में ए की प्रॉपर्टी, जैसे आप सोच के देखो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का आंसर कितना होता है, बताओ कोई बच्चा बता सकता है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का आंसर। अगर मैं लिख दूं ए और बी का सम 90 है, अब बता दो ए और बी का सम 90 है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी कितना होगा, है ना। पहली बात तो आपके माइंड में तो यही आएगी ना कि 1 होता है, बट 1 क्यों हुआ। अगर मान लो हमारे को 1 पता नहीं है और a प्लस बी 90 दे रखा है, और हमारे से पूछ लिया कि साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी निकालो, तो हम इसको ऐसे तो कर सकते हैं ना, p को क्या लिख दो, हाँ बिल्कुल, इसको p को क्या लिख दो 90 माइनस ए लिख दो, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा अपना कोस स्क्वायर ए बन जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को सबको पता है 1 होता है, बट आगे से आपको ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए का आंसर 1 होगा कब, जब ए और बी का सम कितना होगा 90। सिमिलरली ऐसे ही चाहे कोस में आ जाए, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी का आंसर 1 होगा अगर ए प्लस बी कितना होगा आपका 90 हुआ तो। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यही बात यहाँ पे यूज होगी। ये π/8 है और ये 7π/8 है। आप देखो π/8 और 7π/8 को ऐड करोगे तो कितना पाई आ रहा है ना, π/8 और 7π/8 को ऐड करोगे तो कितना आएगा पाई आएगा, बट अपने को तो क्या चाहिए π/2। तो अब आप बता दो कि कौन सी 2 टर्म को ऐड करें कि ये फॉर्मूला हम यूज कर पाए। π/8 को किससे ऐड कर दें, इससे ऐड कर दें,
है ना, या तो ये कर लो। तो इन दोनों का सम देखना, π/8 प्लस 3π/8 कितना होता है 4π/8 यानी कि π/2। तो इन दोनों को तो हम क्या बोल सकते हैं 1 बोल सकते हैं, नो डाउट। इनको क्या करें फिर, इसको और इसको कैसे सोल्व करोगे? अब ये बताओ इसको कैसे सोल्व करें, क्योंकि इनका सम तो π/2 नहीं है, इनका सम तो 3π/2 है। क्या 3π/2 के ऊपर भी कोई फॉर्मूला बना सकते हो क्या? आप ऐसा करो, इसका आंसर तो बना, हाँ इसको पता है क्या कर लो, इसको पाई माइनस क्या लिख सकते हैं आप सोचो, पाई में से कितना माइनस करें कि 5π/8 आ जाए, ये बता दो आप, पाई में से क्या माइनस करें कि 5π/8 आ जाए? 3π/8 कर दे। अब आप खुद सोचो कि कोस 5π/8 को मैंने ये लिख दिया, कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है ना। लेकिन माइनस का फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है पता है, स्क्वायर लगा हुआ है। कुल मिला के आपको ना ये प्रॉपर्टी ऐसे समझनी है, देखो अगर कहीं साइन थीटा लिखा हुआ है तो मैं इसको साइन 180 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा और साइन थीटा एक ही बात होती है। कभी साइन 30 लिखा हो और आपको 30 नहीं, आपको 150 चाहिए, तो आप लिख दो, कोई गलती नहीं है, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा और साइन थीटा एक ही बात है। लेकिन अगर कोस में लिखा हो, कोस 30 लिख रखा है लेकिन आपको चाहिए कोस 50, आप लिख तो सकते हो, लेकिन बस साइन क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस का लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोस 30 को आप लिख सकते हो कोस 180 माइनस 150, और कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है। यानी कि ऐसा, बस मैं ये बात बोल रहा हूँ कि कोस का एंगल अगर आपको छोटा करना है या बड़ा करना है 180 में से माइनस करके, तो आप कर सकते हो, बट साइन क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो अब आप इस सारी बात का मतलब ऐसे समझो कि कोस 5π/8, मेरे को ना 5π/8 नहीं चाहिए, मेरे को क्या है, छोटा एंगल चाहिए। तो छोटा एंगल मैं अपनी मर्जी से नहीं ला सकता, मैं सिर्फ है ना पाई में से ये 5π/8 माइनस कर सकता हूँ बस। तो ये कितना आ जाएगा, 3π/8 आ जाएगा, बट नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, बट यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो ये एज इट इज स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर ये क्या आ जाएगा 3π/8 आ गया। इसी तरह से देखो 7π/8 है, 7π/8 को मेरे को छोटा करना है, तो सिर्फ मैं एक ही काम कर सकता हूँ, पाई में से 7π/8 घटा सकता हूँ, तो ये कितना आ गया आपका π/8, और प्लस माइनस का रोल खत्म हो गया। अब देखो फिर ये वही चीज़ आ गई ना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि π/8 और 3π/8 ये मेरे को दिख रहा है कि ये π/2 होता है, तो इसलिए मैं इसको क्या है ये कर दिया। तो 1 + 1 फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरीके से आपको कुछ बातें सोचनी पड़ेगी, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना वो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही आएंगे कि इसको चेंज करके और आपके क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, टेंजेंट a/2 की वैल्यू आपको दे रखी है 3/2 और अपने को निकालनी ये है। अब आप दिमाग लगाओ कि टेंजेंट a/2, देखो 10a दिया होता तब तो कोई भी बच्चा निकाल देता, ट्रायंगल बना के 10 से कोस की वैल्यू निकली और क्वेश्चन खत्म। बट ये टेंजेंट a/2 दे रखा है, या तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि टेंजेंट a/2 से टेंजेंट a निकाले, वो भी पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में हाफ एंगल से डबल पे जाना, डबल से हाफ पे आना फॉर्मूले होते हैं, निकाल सकते हैं उसकी वैल्यू। एक दूसरा तरीका ये है कि जो हमारे से आंसर पूछा गया है ए में, उसको ही हम a/2 में चेंज कर ले, वो और भी आसान होएगा। तो आप सोचो अब 1 + कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + कोस थीटा को सोचो, 1 + कोस थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा/2। तो इसको लिख दो आप 2 कोस स्क्वायर a/2, और इसको क्या लिख दो 2 साइन स्क्वायर a/2। हमारे को a/2 पे वैल्यू दे रखी है और a/2 पे हमने निकाल ली, कोस बाय साइन होता है कोट, तो यानी कि ये बन गया कोट a/2 का होल स्क्वायर। बट इसमें मिस्टेक मत कर देना, ये कोट में आंसर है और अपने को दे रखा है टेंजेंट में, टेंजेंट से हम भी क्या बनाएंगे, पहले कोट बनाएंगे, ये होगा 2/3, तो ये कितना हो गया अपना 2/3 का स्क्वायर, 4/9 आ गया। ऐसे ही ये क्वेश्चन देखो, इसमें आपको ना वैल्यू निकालनी है, ये वाला देखो, इसमें 1 + कोस थीटा का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री से 1 + कोस 2 थीटा बोल दो, 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 - कोस 2 थीटा अगर होगा तो ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि प्लस होगा तो कोस स्क्वायर लगेगा, माइनस होगा तो साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ होगा। तो यहाँ ए है तो क्या लिख दिया, देखो a/2, ए है तो a/2, प्लस है तो कोस स्क्वायर, माइनस है तो साइन स्क्वायर। क्योंकि मेरे को हाफ एंगल में वैल्यू दे रखी थी और फुल एंगल में चाहिए, तो अपना दिमाग ऐसे काम करना चाहिए कि या तो जो फुल एंगल में वैल्यू पूछ रखी है उसको हाफ में कन्वर्ट कर लो, अगर वो नहीं हो सकता हाफ में कन्वर्ट, तो जो गिवन वैल्यू है टेंजेंट a/2 की, उसको टेंजेंट a/2 से टेंजेंट a निकालो, है ना। तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, ये आसान होता है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने सिर्फ ये इसलिए दिए हैं कि आपको फॉर्मूला याद करवा सके कि 1 + कोस थीटा क्या होता है, 1 - कोस थीटा क्या होता है, और क्वेश्चन में उसका यूज कैसे होगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, कोस क्यूब a, कोस क्यूब 120 + a, कोस क्यूब 120 +
240 प्लस ए, इसमें आप है ना ए को क्या पुट करोगे, अब ये बताओ। ए को कुछ भी पुट कर लो, बट ऐसी वैल्यू पुट करो स्टार्टिंग में ही कि ऐसा ना हो जाए कि जो आप ए की वैल्यू पुट कर रहे हो, अपने माइंड में सोच रहे हो, उससे दो आंसर मैच कर जाए, क्योंकि फिर दो आंसर मैच करेंगे तो फिर उसमें से कौन सा होगा वो भी प्रॉब्लम देगा। अब आप देखो, अगर ए को आपने 0 पुट कर दिया, अगर ए को 0 पुट कर दिया तो ये और ये तो सेम बन जाएंगी ना, ये भी 1 होता है, ये भी 1, तो ये दोनों के आंसर 3/4 आ जाएंगे। और अगर ये इसके आएंगे तो इसके भी देखो दोनों आंसर 4/3 आ जाएंगे। मतलब कि ए को 0 तो हम इस क्वेश्चन में नहीं मान सकते, क्योंकि जब भी 0 मानेंगे 60 मान सकते हो आप, है ना, 60 मान लो, हाँ ठीक है, क्योंकि 60 से तीनों की तीनों वैल्यू क्या है, आसानी से निकल जाएगी। तो लेट कर लो आप, ए को 60 मान लो। ए को 60 मानोगे तो आंसर कितना आ गया, कोस क्यूब 60, और कोस 60 होता है 1/2। ये कितना आ गया फिर ये बताओ, कोस 180, कोस 180 कितना होता है -1, और ये कितना आ गया आपका कोस क्यूब 300 आ गया, है ना। कोस 300 की वैल्यू क्या होती है, कोस 360 -60, हाँ 1/2 हो जाएगी, यानी कि कोस 60 होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये 1/2 का क्यूब, और ये भी क्या होएगा 1/2 का क्यूब होएगा ना, 1/8। तो 1/8 और 1/8 हो गया 1/4 -1, तो आंसर आ गया कितना -3/4। अब आप देखो ऑप्शन सिर्फ इन दो में चेक करो आप, है ना, क्योंकि ये तो 3/4 है, तो ये तो हो नहीं सकते, 4/3 तो बनेंगे नहीं। तो 3/4 किससे बनेगा, इसी से बन रहा है। देखो अगर आपने ए को 60 माना था तो ये कितना हो गया कोस 180, और कोस 180 कितना होता है -1, तो ये कितना आ गया टोटल आंसर -3/4, -3/4 ये आंसर आ जाएगा। तो आपको ए को मानना है, बट स्टार्टिंग में ये सोच के चला करो कि ऐसी कहीं वैल्यू ना अज्यूम कर ले कि जिससे दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, क्योंकि फिर उसमें से सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम 0 नहीं मान सकते इस क्वेश्चन में।